ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग ही है ना अभी तक तो। अच्छा, आफ्टरनून हो गया, ठीक है। हाउ आर यू गाइस? ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए पूछा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। यस्टरडे वी स्टार्टेड विद ईआईएस चैप्टर नंबर 4, दैट इज ई कॉमर्स। और कल हमने बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। तो आज हम हमारा डिस्कशन वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज आप सब लोग मॉड्यूल नंबर 2 लाए होंगे। यस और नो? कुछ बच्चे सुधरेंगे नहीं। चलो जाने दो। कम टू पेज नंबर 4A.7। एक बहुत लाइफ चेंजिंग, ये तो जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग है। मतलब एक ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं उसके स्टेप्स लिख करके दिए हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ऑनेस्टली आंसर देना। आप में से क्या कोई ऐसा इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, हो सकता है, जिसने कभी भी कोई भी ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन पे होगा या एक वेबसाइट के थ्रू होगा? इज देयर एनीवन हु हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड हाउ अ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस? कोई ऐसा है क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ देयर इज समवन। यहां पे कोई है? तुम खुद के लिए डिसाइड करो, किसी और के लिए डिसाइड मत करो बेटा। कोई है क्या? नहीं, ऐसा लग रहा है कोई नहीं है। तो ठीक है, फिर एक काम करो। एक बहुत डिफिकल्ट सा प्रोसेस दिया है, प्लीज खुद से पढ़ो जरा एक बार। देखो, स्टेप 1 से लेकर के बताया उसने। आओ मेरे साथ में। गो टू द वेबसाइट, ओके, और डाउनलोड अ मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और लेट्स से मे बी आईओएस का ऐप स्टोर हो गया, समझ रहे हो? वहां से तुम एक या तो वेबसाइट पे जाओ या कोई भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो। उन्होंने एग्जांपल भी दिया आपको, देखो, ओयो, आईआरसीटीसी, फूड पैंडा, समझ रहे हो, एंड मिलियंस ऑफ अदर एप्लीकेशन सिमिलर टू दिस। ठीक है, जो आपका चॉइस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड। स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू विश टू बाय। नाइस। उसके बाद में, सर फ्रॉम द लिस्टेड प्रोडक्ट, आपने सही प्रोडक्ट चूज कर लिया है जो आपको सेलेक्ट करने का है। फाइनल चॉइस चेक कर लो वापस एक बार, प्रोडक्ट ठीक तो है या? उसके बाद वेंडर डिटेल्स। अरे हाँ, ये चीज जरूर, एक्चुअली दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट विच आई वुड से। इफ यू बाइंग समथिंग ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, लुक एट दिस, कि ये सप्लायर कौन है। नाउ ये ऑथराइज सप्लायर लग रहा है, क्योंकि एक बात बोलता हूं आपको मैं, लॉट ऑफ इयर्स बैक, आई से एटलीस्ट 5-6 years बैक, जब थोड़ा ई कॉमर्स यू नो प्रिवेलिंग तरीके से इंडिया में अपने सिचुएशन को स्ट्रेंथन कर रहा था, तब इंडिया के अंदर बहुत सारा फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स बिक रहा था। एंड बहुत सारे सप्लायर्स एक्चुअली में Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर ही आपको गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे। ये कंप्लेन बहुत रिसीव हुआ उनको, रादर इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट भी स्टार्ट किए, दैट पीपल स्टार्टेड गोइंग अवे फ्रॉम दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज उनको रियलाइज हुआ, इफ यू बाइंग अ वॉच वर्थ ₹10,000 15,000, और अगर आपको वो फर्स्ट कॉपी मिलता है और बाद में अगर लेट्स से रिटर्न पॉलिसी के अंदर वो प्रॉब्लम देता है आपको, एक जमाने में मिंत्रा आपको रिफंड नहीं देता था। ओरिजिनल मिंत्रा का पॉलिसी था, आपको वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके दे देगा, आपको बाद में कुछ परचेस करना पड़ेगा मिंत्रा से, यू कैन यूटिलाइज दैट वॉलेट का बैलेंस, बट आपको रिफंड नहीं दे रहा था। पीपल क्रिटिसाइज सिग्निफिकेंटली। इन इंडिया इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अदर कंट्रीज इट मे वर्क। डू यू गेट माई पॉइंट? वी वांट रिफंड इमीडिएटली। फिर बाद में मिंत्रा को समझ में आया, हाँ, ये सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा कि हम रिफंड इमीडिएटली प्रोसेस करते हैं, और उन्होंने, आप देखो, स्मूथली उस चीज को वापस से इंप्लीमेंट किया, ठीक किया। तो उसी तरीके से इवन ई कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए थे, सही सप्लायर को चूज करना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यार मे बी एक सप्लायर ₹100 ज्यादा चार्ज कर रहा होगा, ₹500 का डिफरेंस रहेगा प्राइस के अंदर, पर मे बी जो दूसरा सप्लायर आपने चूज किया है, जो मे बी कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है, मे बी वो एक ऑथराइज सप्लायर नहीं हो, मे बी शायद उसके रिव्यूज अच्छे नहीं हो, समझ रहे हो, मे बी वो शायद आपको यूज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे। ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसीलिए चूजिंग द राइट सप्लायर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज योर पॉइंट नंबर 5। एंड देन पेमेंट करने के बाद में आपको ओटीपी आएगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एक बार प्लीज पढ़ लीजिए पूरे सारे स्टेप्स, गलती से अगर आ गया, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन अ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, कैसे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, तो प्लीज कोई भी इंसान उधर गलत आंसर मत लिख के आना, प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एक बार पढ़ लो जरा, तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे।
डन? सही में सिंपल है, पक्का? कैन यू गिव मी एग्जांपल्स कि कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब कोई भी एक एंटिटी का रहेगा या सर्विस प्रोवाइडर का रहेगा, जो पहले बहुत खराब था बट देन सिग्निफिकेंटली रिवैम्प किया, आपको उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा लगता है? आप लोग बहुत सारे मोबाइल ऐप्स यूज करते होंगे यार, ऐसा मेरा असम्पशन है, सो आई एम आस्किंग यू एनी स्पेसिफिक मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको लगता है यूजर इंटरफेस को सिग्निफिकेंट तरीके से उन्होंने चेंज किया था, पहले बहुत पूरा मतलब जो पहले यूजर इंटरफेस था बहुत खराब था, उन्होंने अच्छे से रिवैम्प किया? जोमैटो बता रहे, आईआरसीटीसी का मोबाइल ऐप काम करता है? मोबाइल ऐप काम करता है अच्छे से? मैं उस जमाने में यूज किया जब वेबसाइट ही यूज करते थे, तब मोबाइल ऐप नहीं था, एंड आईआरसीटीसी का वेबसाइट यूज टू वर्क, बट एक प्रॉब्लम था तत्काल बुकिंग के टाइम। उसका एक लॉजिक है, पता है क्या? घटिया वाला। तुम एग्जैक्ट 10 बजे का तत्काल बुकिंग होता था मेरे हिसाब से, अभी का सीन मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट नो, लास्ट 10 बजे होता था। तो आप अगर 9:50 पे लॉग इन कर लिया और 10 बजे प्रोसेस करने के लिए आगे जाओगे, वो लॉग आउट कर देगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा जो लॉग इन टाइम पीरियड है वो उसके नॉर्मल टाइम पीरियड को क्रॉस कर चुका है। तो आपको लॉजिकल तरीके से 9:55 से ट्राई करने का, लॉग इन लॉग आउट लॉग इन लॉग आउट, और 9:58 के आसपास परफेक्टली लॉग इन करने का, ताकि 10 बजे वाला ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो। था ऐसा सिचुएशन, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। और एक जमाने में आपको मालूम है ना, तत्काल बुकिंग करने के लिए आप एक एजेंट को बोलते थे, एजेंट आपके लिए रात को 12 बजे 2 बजे लाइन में खड़ा होकर के टिकट लेकर के आता था। और पहले पता है क्या, टिकट किसी के नाम पे भी आता था, बाद में उसको आप चेंज करवाते थे आइडियली। दैट इज हाउ इट यूज्ड टू वर्क। देन यू हैव वीआईपी कोटा इन इंडिया। हमारे पास अलग अलग कोटा सही है हमेशा से, ठीक है? तो यस, आईआरसीटीसी का अगर ऐप इंप्रूव हो गया तो आई विल बी सरप्राइज, मैंने कभी यूज नहीं किया है। और कोई एग्जांपल? नायका, ओके, बीएसएनएल का ऐप है? आई एम आस्किंग, आई डोंट नो। है सही में? बच्चा बोल रहा बीएसएनएल का ऐप है? नहीं नहीं यार, उसका ऐप नहीं होना चाहिए। मेरे को एयरटेल का ऐप अच्छा लगता है। जियो के कंपैरिजन में भी एयरटेल का जो ऐप है उसका यूजर इंटरफेस काफी बेटर है कंपैरेटिवली, इट वर्क्स सीमलेसली, मतलब काफी अच्छा लगता है कंपैरेटिवली। एंड इससे याद आया, कल ही कोलैबोरेशन हुआ है एयरटेल का एंड द टाटा ग्रुप फॉर 5G। समझ लो मेरा बात, क्योंकि अंबानी जी आ रहे हैं थर्सडे को, तो पहले कुछ तो प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो ऑब्वियसली ही विल डेफिनेटली अनाउंस समथिंग। वो तो 5G के बारे में 100% अनाउंस करने ही वाला है, लोगों को मालूम है। अरे अभी तो फिलहाल ऐसे रूमर्स चल रहे मार्केट के अंदर, 5G के साथ में एक नया स्मार्टफोन भी लॉन्च करेगा वो, एक अफोर्डेबल लैपटॉप भी लॉन्च करेगा इंडिया के लिए। दैट इज द एक्सपेक्टेशन इन दिस एजीएम। एंड शायद बोनस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, बिकॉज रिलायंस का हिस्ट्री है, मुकेश अंबानी जनरली लाइक्स उनका शेयर प्राइस 1000 रुपए के आसपास रहना चाहिए नॉर्मली। सडनली अभी राइट इशू वगैरह के बाद में ओवरऑल जो जंप आया है, करंटली शेयर इज ट्रेडिंग अराउंड 20 to 50 के आसपास, तो मतलब डबल द लेवल हो गया नॉर्मली। तो वो बोनस इशू अनाउंस कर सकते हैं जब राइट इशू खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मे बी पॉसिबल। तो देयर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस एजीएम आइडियली। और देखो, एजीएम को कब एग्जैक्टली? थर्सडे को प्लान किया है, दोपहर में 2 बजे, मंथ एक्सपायरी 3:30 बजे है। समझ रहे हो क्या मेरा बात? सी, आई एम श्योर this will not impact Mr. Ambani at all, but this can impact a lot of traders for sure, because if on that day Reliance का अगर शेयर 5% भी ऊपर नीचे अगर volatile रहा, जो possible है on the day of AGM, अगर 5% हुआ, उसका 14%, 13 to 14% वेटेज है निफ्टी के अंदर। मतलब सोचना निफ्टी को कैसे घुमाएगा पूरा का पूरा उस दिन, समझ रहे हो? लास्ट टाइम मुझे अगर आज भी याद है, he started talking and the stock started falling। कुछ बोला ही नहीं था गलत, बेचारे ने सब अच्छा बोला था, बट क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन में इतना भाग चुका था शेयर, देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। तो रिलायंस नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि एजीएम के दिन काफी इंटरेस्टिंग शेयर रहता है। ठीक है, जाना दो, अभी के लिए तुमको स्टेप समझ में आ गए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बट एक सबसे वर्स्ट चीज बोलता हूं, बेचारा एयरटेल कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, उसका शेयर भागता ही नहीं है। मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा न्यूज आ जाए, उसके शेयर को, आज मैं सुबह देखा, मैं बोला इतना अच्छा न्यूज आया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 1 रुपए ऊपर। मतलब उसके शेयर को फर्क ही नहीं पड़ता है। रादर आई टेल यू व्हाट, there is no analyst in this country who will not be bullish on this share. So it's like Airtel and ITC. Everyone is bullish. Do you get my point? But nothing happens there. So sometimes people say, अगर बहुत ज्यादा लोग एक चीज को अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं होता है। बट फंड मैनेजर्स कीप्स ऑन बाइंग, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मतलब अभी भी जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं, उनके ये हॉट फेवरेट्स हैं, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो गया या तुम्हारे लिए आईटीसी हो गया। जाने दो, अभी के लिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अभी तक हमने सर ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, डिफरेंस क्लियर हो गया। अब जो अगला एरिया जहां पर एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैंने आपके चैप्टर को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम चैप्टर 4 के पार्ट ए में है। कहां पर है? चैप्टर 4 के पार्ट ए में। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स का डिफरेंस बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है, हाउ ई कॉमर्स
has created multiple benefits for different set of people. Let me ask you a simple question. As a डायरेक्ट यूजर और अ कंज्यूमर, क्या तुम्हारे लिए ई कॉमर्स कोई बेनिफिट्स लेके आया है? लॉजिकली सोचो, यू कैन आंसर दिस वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. ई कॉमर्स के बेनिफिट्स हमारे लिए एज ए यूजर क्या है? एज ए यूजर आपके लिए बेनिफिट्स क्या है ई कॉमर्स के बेटा? एफिशिएंसी, टाइम सेव हो गया तुम्हारा. ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है तुम्हारे टाइम का वैसे भी. ठीक है, टाइम सेव हो गया, आई अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, कन्वीनियंस. आलसी लोगों के लिए तो बेस्ट पार्ट हो गया यार. यू डोंट इवन हैव टू स्टेप डाउन ऑफ योर हाउस. घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है ना, सब कुछ यहीं पे आएगा. डू यू गेट माय पॉइंट? यस, कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, और क्या फायदा है? वैरायटी. पहले फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा पहले प्रॉब्लम पता क्या था यार? ये आई सी ए ब्रांड बट दिस डजंट, ये एग्जिस्ट नहीं करता हमारे कंट्री के अंदर. ये कंट्री में रहेगा, हमारे सिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता होगा. इसका स्टोर पूना में नहीं है, इसका स्टोर बैंगलोर में नहीं है. नाउ इट डजंट मैटर. डू यू गेट माय पॉइंट? वेदर दे हैव अ फिजिकल स्टोर और नॉट, इफ इट्स अवेलेबल इन इंडिया, इफ इट इज सोल्ड इन इंडिया, यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया. रादर आई वाज शॉक्ड, आई टेल यू. See, I come from a very small town in Rajasthan. It's called Makrana. It's famous for white marble. मेरे को लगा था Amazon वहां डिलीवर थोड़ी करता होगा. Surprisingly, it works seamlessly there also. तो मेरे लिए genuinely ये एक अपने आप में शॉकिंग था, because बैंक रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स थे, अगर मेरे को वो यहां से वहां भेजने होते थे, इट यूज्ड टू टेक more than 2 to 3 working days. But Amazon delivers there within less than 2 working days. I'm talking about a remote part in Rajasthan. Do you get my point? So, I'm really surprised the way these people have managed their logistics. 100% accessibility improve हो गया है, convenience बहुत significant हो गया है, and sir most importantly इसकी वजह से हमारे पास variety है यार. Anyone from our country, from any place can order anything what they want at their convenience. Is that the biggest advantage? चलो सर बेनिफिट्स के बारे में शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स और इंडिविजुअल्स और यूजर्स ऑफ ई कॉमर्स. लुक एट द फर्स्ट हेडिंग. फर्स्ट हेडिंग देखो क्या बोलता है. नंबर 1, ये तुम्हारा बीकॉम आंसर जैसा है. पहला वाला देखो क्या है? कन्वीनियंस. सर कन्वीनियंस मतलब तुम्हारे पास फिंगर टिप पे सब कुछ एक्सेसिबल है. तुम वो इजीली डिसाइड कर सकते हो तुम्हें एग्जैक्टली क्या ब्रांड चाहिए, कहां से कंज्यूम करना है, कब चाहिए. एवरीथिंग कैन बी डिटरमाइंड. पहले प्रॉब्लम क्या था? नंबर ऑफ डेज टू डिलीवर द प्रोडक्ट वर हाई. ओरिजिनली जब शुरुआत हुआ था, नंबर ऑफ डेज टू डिलीवर द प्रोडक्ट वर लाइक 7 वर्किंग डेज, 8 वर्किंग डेज. इट यूज्ड टू टेक इवन 10 वर्किंग डेज. इवन दैट इज सॉल्व्ड. आई थिंक Amazon ब्रॉट 1 डे डिलीवरी. उन्होंने प्राइम मेंबरशिप बेचने का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरुआत किया. समझ रहे हो मेरा बात? ताकि सब लोग उसके प्राइम मेंबर बन जाए और वो जल्दी से जल्दी आपको डिलीवरी करके देगा. रीड पॉइंट नंबर 1. एवरी प्रोडक्ट सर्विस इज इजीली अवेलेबल एट द टिप ऑफ इंडिविजुअल्स फिंगर टिप्स ऑन इंटरनेट. इजीली एक्सेसिबल है. नंबर 2, टाइम सेविंग. सर क्योंकि आप अब एक जमाने में सोचो, टाटा स्काई का रिचार्ज करना है, फोन का रिचार्ज करना है, यूज्ड टू बी अ प्रोसेस. नाउ इट इज सो सीमलेस आइडियली, राइट? मतलब कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है, एंड इट जस्ट हैपेंस ऑन अ रियल टाइम बेसिस. लाइक फॉर एग्जांपल, आई वाज रियली अमेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. आप टाटा स्काई रिचार्ज खत्म करते हो, एंड वंस द रिचार्ज इज डन, literally within a span of few seconds your TV starts working. Like it actually starts working. The same way, चाहे तुम कोई भी OTT प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल तुम जी का बात करता है या तुम नेटफ्लिक्स का बात करता है, once you take the subscription, within like fraction of seconds your subscription comes into existence on a real time basis. This is brilliant. Although इंडिया में टाटा स्काई वाज द फर्स्ट वन जिसने ये रियल टाइम बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया था, एंड बाद में ऑब्वियसली सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं. तो सर टाइम सेविंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट. देखो, some products such as e-books, recharge of mobile phone can be delivered online through internet, which reduces the time. Buyers must wait to begin enjoying their purchases. ठीक है. Next, various options. नीचे एक वर्ड लिख सकते हो, वैरायटी. सिंपल एक वर्ड लिख दो, वैरायटी. ये एक डेफिनेटली फायदेमंद चीज है यार, पर वैरायटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. इट ट्रबल्स यू फ्रॉम डिसीजन मेकिंग. नाउ इट्स लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपको एक व्हाइट शर्ट खरीदने का, तुम 15 अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन में जाके व्हाइट शर्ट ढूंढते रहेगा. समझ रहे हैं मेरा बात? और अल्टीमेटली दिखेगा सेम ही. समझ रहे हो मेरा? बट तुमको क्या लगेगा? नहीं नहीं, इसको ये वाला कपड़ा तुम जूम कर करके, नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये बेटर हो सकता है. सो पर्सनली स्पीकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर क्लोथ्स इज लाइक द वर्स्ट थिंग. मेरे को तो समझता ही नहीं है. आई कांट अंडरस्टैंड. मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है. दिस कैन बी माई प्रॉब्लम. डू यू गेट माई पॉइंट? बट मिलियंस आर यूजिंग इट अक्रॉस इंडिया. दैट इज व्हाई फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आर डूइंग गुड. डू यू गेट माई पॉइंट? मतलब चल तो रही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा है 100%. बट येस, वेरियस ऑप्शंस कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. एक साइड में एडवांटेज है, एक साइड में प्रॉब्लम भी हो सकता है. रादर आने वाले टाइम के अंदर मेरे को लगता है, ऐसे तुमको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को तो मंथली सब्सक्रिप्शन दे दो सॉक्स का.
So let's say a lot of professionals who, let's say, on a daily basis, Monday to Friday, go to their offices and all, they need a set of formal and semi-formal socks. समझ रहे हो मेरा बात? तो मेरे पास जैसे सब्सक्रिप्शन होता है ना, जैसे अपने मैगजीन्स आते थे, तो मंथली बेसिस पे मेरे को तुम 3 अलग अलग पेयर के फॉर्मल और एक थोड़ा सेमी फॉर्मल सॉक्स भेज देने का. मैं डिसाइड नहीं कर पाएगा तो तुम खुद से डिसाइड करके मेरे चॉइसेस हिसाब से भेजते जाओ मेरे को. So that kind of new startups will come into picture where you make less decisions. Someone else will make decision for you depending upon your choices, depending upon your lifestyle. ठीक है, ऐसा होगा, don't worry. There are several options available to the customers which are not only being easy to compare but are provided by different players in the market. Buyers are provided with wide range of choices. अलग-अलग products है, अलग-अलग services है, तो sir definitely beneficial है. यहाँ पर literally customer is the king or the queen makes sense. Is point number 1, 2, 3 clear to you? अगला वाला पॉइंट देखो, तुम्हारा फेवरेट है तो. क्या तुम बिना रिव्यू से कुछ पढ़? इंडिया में तो नहीं, रिव्यूज पढ़ने का 100%. एंड आई टेल यू व्हाट, दे स्टार्टेड मेकिंग मोर सेंस इफ यू स्टार्टेड बुकिंग होटल रूम्स यूजिंग वेबसाइट्स इन इंडिया 5 years बैक. जो आपको वहां फोटो दिखता है और जो एक्चुअल होटल है उसमें बहुत गैप होता है. समझ लो, इट यूज टू हैपन. दैट इज व्हेन दीज पीपल रियलाइज नहीं यार, अब यूजर डिससेटिस्फाइड होने लग गया. डू यू गेट माय पॉइंट? अब वो लोकल बंदे के थ्रू जाना शुरू कर दिया वापस से. दिस केम, शुरुआत हुआ, अच्छा चला, then people became so dissatisfied they said I don't want to book it. Do you get my point? And that is why entities like booking.com, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है ना, वो लोग इंडिया में आने शुरू हुए धीरे धीरे. एंड उसके बाद में आज की तारीख में यस, व्हाट यू सी ऑन द वेब इज एग्जैक्टली द प्रोडक्ट लाइक दैट. रादर कभी कभी तो ऐसा कॉमेडी लगता है, एयरबीएनबी भी तुमने कुछ बुक किया तो वहां पहुंचा, उस रूम में हर एक जो चीज है, कलर भी, जो बेडशीट का कलर था वो भी मैच होता है. That is little too much, but yes, they've started ensuring कि exactly जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वैसा ही प्लेस रहने वाला है. तो सर, फाइंडिंग रिव्यूज इज एसेंशियल और आपने आइडियली रिव्यूज पढ़ने के बाद में डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, जो इजी हो गया. एक जमाने में कैसे रिव्यूज मिलते थे? पड़ोसी ने कहां से लिया है, रिश्तेदार ने कहां से लिया है. दैट यूज्ड टू बी द रिव्यू सोर्स. नेक्स्ट वन, कूपन्स एंड डील्स. ये तो हमारा फेवरेट है. रादर ये इतना अच्छा है इंडिया के अंदर, इसके लिए हमने कूपन दुनिया ऐसे अलग अलग पोर्टल्स बनाए जहां सिर्फ कूपन ही मिलेंगे. समझ लो मेरे बात. और आपको जब तक डील ना दे, मतलब भले जोमेटो ऐसा करे ना, एक काम करे, मैं 75 डिस्काउंट दूंगा, 75 डिलीवरी चार्जेस, चलेगा मेरे को, पर 75 डिस्काउंट दिया तूने. समझ रहा है क्या मेरा बात? मतलब एटलीस्ट एक इंसान को फील गुड फैक्टर है, कुछ तो डिस्काउंट दिया मेरे को. Like that aspect still works in this country. Last one, anytime access. It's 24/7. Rather, they are trying to make you so bad in life कि तुम इतना lethargic, इतना useless बन जाएगा जिंदगी के अंदर. और कोविड ने सपोर्ट किया उनको अच्छे से. I'll tell you what, I'm not exaggerating. That's a new fact. Now, people getting back to their work is very difficult. Like people are taking a week's time to understand कि मेरे लिए normal day routine क्या था. How will I get back to that routine? Do you get my point? They're not finding it easy. I know a lot of practicing chartered accountants who used to sit in office the entire day. Do you get my point? Now they don't want to go to office and work. They're like, now it is possible to work from home. Do you get my point? क्योंकि ये चीज का acceptability आ गया. तो yes, same चीज e-commerce आपको, और मैं आपको पर्सनली बताऊं क्या, मॉल में जाकर के शॉपिंग करना मुश्किल हो गया है. आप थक जाते हो यार. मेरे को ऐसा लगता है, सच ए ह्यूज मॉल, पहले गाड़ी पार्क प्रोसेस है, मतलब गाड़ी पार्क करने से सही एंट्रेंस तक आना, उसके बाद शॉप को ढूंढना, उसका याद लिस्ट रहता है पूरा फिनिक्स के अंदर, किधर है भाई तुम. समझ रहा मेरा बात? कौन सा वाला फ्लोर पे एग्जैक्टली. फिर वहां जाने के बाद अगर तुमको पसंद नहीं है तो दूसरा वाला शॉप रिलेटेड किधर है. इट्स सच ए टास्क. और आपको लगता है इतना मुश्किल काहे को, मतलब व्हाई इज इट सो मच रिक्वायर्ड? मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इससे बेटर अगर एमजी रोड पे लुई फिलिप का शोरूम है और व्हाइट शर्ट ही खरीदने का तो फिनिक्स नहीं जाने का, इधर से ले लेने का. एक ही शोरूम में इधर से चुपचाप खरीदा और काम शुरू. डू यू गेट माय पॉइंट? सो एनीवेज, दीज आर सम बेनिफिट्स टू दी कस्टमर्स और इंडिविजुअल यूजर्स. आर दे क्लियर टू यू? स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार वापस से रीड कर लो. कोई भी 4 पॉइंट पिक कर लेंगे यहां से हम. एक बार पढ़ो अच्छे से. और ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है. सर क्या मैं मेरे अपना लैंग्वेज लिख सकता है? ये तेरे जैसा लैंग्वेज ही है, इधर कुछ टेक्निकल नहीं है. समझ रहा मेरे बात? तो तेरे हिसाब से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं. ट्राई कर, कम से कम ये हेडिंग मैच कर ले ताकि एग्जामिनर को लगेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट.
डन। नोटबुक निकालो, गिव अ हेडिंग। नोटबुक निकालो, गिव अ हेडिंग। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। जो घर पे बैठे हो एक्स्ट्रा होशियारी मत करो, चुपचाप नोटबुक निकालने लिखना शुरू करना। तो सोचे जब तक ये बोलेगा मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे चले जाता 10 मिनट के लिए। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। Benefits of e-commerce. Under that, point number 1, benefits to customers or individuals. Benefits to customers or individuals or users. अब पता है आईसीआई कभी कभी ऐसी चीजों पे केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन बनाएगा कि सर आप जब पहले थे तो ई कॉमर्स नहीं था, समझ रहे हो मेरा बात, अब ई कॉमर्स कोविड की वजह से सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, तो एज अ यूजर आपके लिए क्या क्या फायदेमंद चीजें हैं ई कॉमर्स के। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ नाम के लिए चाहता है, चुपचाप ही हेडिंग लिख के आ जाओ तुम आंसर में। हर क्वेश्चन में ऐसा ही है, बोलने के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बॉटम लाइन यही हेडिंग चाहता है तुमसे वो। तो एक काम करो, सिर्फ हेडिंग मैं चाहता हूं इनमें से जो तुमको 4-5 हेडिंग अच्छा लगता है, कोई भी 4, चलो फॉर एग्जांपल एक बार अच्छे से उसको पढ़ो, अंदर का कंटेंट भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, और कोई भी 4 हेडिंग लिख लो। अंदर का कंटेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बीकॉम लेवल लैंग्वेज है। यहां पे लैंग्वेज बहुत सिंपल है। जहां लैंग्वेज डिफिकल्ट रहेगा वहां मैं आपको बोलूंगा कि हेडिंग के साथ में अंदर का कंटेंट भी लिखेंगे। अभी सिर्फ कोई भी 4 हेडिंग जो आपको अच्छी लगती है एक बार पढ़ लो उनको और लिख लो। कॉपीड? डन? आगे बढ़े, चलो। बेनिफिट्स टू बिजनेसेस एंड सेलर्स पढ़ने से पहले कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट के लिए भी है। ई कॉमर्स के बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट क्या है तुम्हारे सबसे? ज्यादा टैक्स मिलेगा, ज्यादा परचेज होगा। बेटा देखो, पॉपुलेशन उतना ही है, कंजम्पशन आइडियली नहीं बढ़ेगा। हाँ ठीक है, ओवर कंजम्पशन हो सकता है अप टू सम एक्सटेंट, वो कुछ पीरियड के लिए रहेगा, बट अल्टीमेटली हमारा कंजम्पशन सेम रहेगा, चाहे वो फिजिकल स्टोर से हो रहा हो या ऑनलाइन स्टोर से हो रहा हो। हाँ डेफिनेटली ऑनलाइन स्टोर से एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया है आसानी से, तो शायद नया टारगेट मार्केट कवरेज में आ सकता है, बट कंट्री लेवल पे तुम देखोगे, डोंट थिंक फ्रॉम अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई कंजम्पशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इजी ट्रैकिंग, ट्रैकिंग व्हाट? ओके तो देखो, अगर एक्चुअली पूछोगे ना, इट्स इकोसिस्टम, पूरा का पूरा साइकिल। सोचो मेरा बात, अगर आप पैसा कैश में अर्न करते हो, एक एग्जांपल, इफ यू अर्न मनी इन कैश एंड यू डोंट शो दैट एज अ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, अब उसको खर्च भी करना पड़ेगा, समझ लो मेरा बात। अब खर्च करने के लिए कोई कैश एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैकेनिज्म क्लियर है, आई अर्न इन कैश, स्पेंड इन कैश, नो प्रॉब्लम एट ऑल। But let's say I earn in cash, but I have to spend through a card. Then there is a problem. That is why सबसे पहले शुरुआत हुआ लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए। एक जमाने में लोग 50 लाख का गाड़ी कैश में खरीदते थे। जो तुमने साउथ इंडियन मूवीज देखी होगी ना, एक वो कार के शोरूम में जाते हैं, एक बोरी भर के कैश लेके जाते हैं, ये तू काउंट कर ले, मैं गाड़ी लेके जाता है ना। शायद ऐसा होता होगा इंडिया में, देखो हमने देखा नहीं है बट होता ही होगा। It's not a big deal. But then, lot of new legal aspects they brought into picture. For example, तुम अगर मर्सिडीज खरीदने के जाओ, उसको बोलो मैं 2 एस क्लास है 2 करोड़ देता है, ले तेरे को कैश, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैक्सिमम 5 लाख रुपए कैश लूंगा, 10 लाख रुपए कैश ले सकता हूं, समझ रहे? उसका भी प्रॉपर एंट्री पास करके ये ले तेरे नाम पे इनवॉइस, और प्रॉपर पैन कार्ड से अटैच करके देगा। लॉजिकल है कि नहीं है? तो कहना इसे इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जहां पर अगर तुम्हारा स्पेंडिंग डिजिटली हो रहा है तो इवेंचुअली वो इंसान फोर्सफुली अपना इनकम भी डिजिटली लेके आएगा। एंड इफ यू लुक एट द ओवरऑल इकोसिस्टम, अगर छोटे से छोटा सप्लायर को भी मेरे को ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है, तो मेरा पैसा भी मेरे अकाउंट के अंदर आएगा। अरे लॉजिकली समझ रहे हो क्या? तो यस, दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट टू फाइट करप्शन।
This can be a great way in longer run to reduce corruption up to some extent in certain domains जहां पर डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए चीजें यूज की जा रही है, वहां पर आप शायद कैश वाला जो सेल है जो रिकॉर्ड नहीं होता है उससे अप टू सम एक्सटेंट रिड्यूस कर पाओगे. दिस इज वन बेनिफिट. एक और बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट. ऑर्गेनाइज मार्केट मतलब वही हो गया. ऑर्गेनाइज मार्केट का फायदा यही है, करप्शन कम होगा बेसिकली. जो इलीगल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में कंज्यूम नहीं होने चाहिए, अब बात करोगे चलो फॉर एग्जांपल ड्रग्स का बात करोगे या कोई भी स्मगल्ड वेपन्स वगैरह हो गए जिनका एक्चुअली ट्रांजैक्शंस नहीं होना चाहिए, अगर ये आपने ई कॉमर्स के थ्रू करने का ट्राई किया, लोग करते हैं बाय द वे. 3 दिन पहले आर्टिकल आया था, समवन फ्रॉम बॉम्बे, उसने उसके अपना खुद का नाम भी बनाया है. सो बेसिकली ही हैज अ अकाउंट ऑन वजीर, क्या नाम उस एंटिटी का यार, वजीर एक्स, उसके ऊपर उसका अकाउंट है. वो अपने आप को बिटकॉइन चैंपियन है कुछ तो ऐसा बोलता है, बिटकॉइन किंग, बिटकॉइन चैंपियन, समथिंग लाइक दैट यूजर आईडी. ठीक है. सो दिस गाय मेड अ ट्रांजैक्शन थ्रू हिज क्रिप्टो वॉलेट टू बाय ड्रग्स फ्रॉम अ सिंगापुर बेस्ड एंटिटी या कोई तो एंटिटी से मंगवाया था उसने, मेरे को नहीं याद है, बट फ्रॉम अब्रॉड उसने वो ड्रग कंपोनेंट कंज्यूम करने के लिए उसने डिलीवरी इंडिया में मंगवाया, शिपमेंट इंडिया के अंदर आया, पेमेंट क्रिप्टो के थ्रू किया. समझ लो मेरा बात. बट उसको पकड़ लिया क्योंकि अब आप सोचोगे कि यार क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस तो एक्चुअली ट्रेसेबल नहीं होते, बट एक्चुअली इनडायरेक्ट लेवल पे अगर आप मुझे पूछोगे जो इंडिया के अंदर बेसिक चैनल्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं वहां पर अभी भी बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको स्क्रूटनाइज किया जा सकता है. इफ दोस ट्रांजैक्शंस, इफ आई एम शेयरिंग माय क्रिप्टोस फ्रॉम माय इंडियन वॉलेट टू अ अमेरिकन वॉलेट और टू अ चाइनीज वॉलेट, दैट कैन गेट ट्रैक्ड इजीली. दैट्स नॉट अ बिग डील. सो रादर एंड टू एंड एड्रेस रहता है, पता तो है ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाँ रेस्पेक्टिव आईडी तक पहुंचने के टाइम लगेगा, बट आपको अल्टीमेटली पैसा ट्रांसफर तो बैंक से करना पड़ेगा. टू बाय क्रिप्टो आई हैव टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम माय बैंक अकाउंट टू द क्रिप्टो वॉलेट. तो कहीं ना कहीं लिंकेज तो आपके बैंक अकाउंट से है ना यार, और अगर बैंक अकाउंट से लिंकेज है तो पर्सन इंचार्ज कौन है पता चल ही जाएगा बॉटम लाइन. देयर कैन बी सम वे टू ट्रैक इट. डू यू गेट माय पॉइंट? सो दिस एक्चुअली वाज फाइंड आउट. तो दो बेनिफिट्स है हमारे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. कम टू पेज नंबर 4A.10. सबसे पहला, इट कैन एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन. इट कैन एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन. सर देखो, इन लाइन विद गवर्नमेंट विजन, जो हमारे गवर्नमेंट का विजन है ई-कॉमर्स प्रोवाइड्स अ इंपॉर्टेंट हैंड टू फाइट करप्शन. शायद हम ओवरऑल करप्शन को रिड्यूस कर पाएंगे सिग्निफिकेंटली इन आवर कंट्री. बट ट्रस्ट मी, करप्शन इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. जहां पे लोग रहेंगे करप्शन रहेगा ही. आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो, और शायद इतना लेवल तक रिड्यूस करो कि अल्टीमेटली जो उस कंट्री की इकोनॉमी का ओवरऑल बेसिक कंडीशन है या जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको वो करप्शन इंपैक्ट ना करे. करप्शन शुड नॉट रीच सच अ लेवल कि नॉर्मल लोगों का जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसको ही वो इंपैक्ट करना शुरू कर दे. मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे बेसिक कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल समटाइम्स यू वुड हैव सीन द प्राइसेस ऑफ अनियंस एंड ऑल गोइंग अप because of black marketing or hoarding. Do you get my point? That's again a way of corruption only. Basically आप जानबूझ करके powerful player हो, आप regulate करते हो prices को of certain commodities in a certain region जहां पे गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं ले रहा है. तो ये सब छोटी छोटी चीजें डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. एक बात बोलूंगा तुमको मैं, कुछ साल पहले का बात है, 2-2.5 साल पहले का बात है, जब अनियन प्राइसेस बहुत बड़े थे. 100 रुपए अनियन और पेट्रोल सेम प्राइस हो गए थे एक जमाने में. अभी भी पेट्रोल 103 के आसपास आ गया मेरे हिसाब से. तो एक जमाने में ऐसा हो गया था, तब सबसे ज्यादा लोगों ने बिग बास्केट से अनियंस खरीदे थे, क्योंकि उसने उस टाइम पर भी जो मार्केट प्राइस था उससे काफी कम प्राइस में बेचने के लिए एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसके पास में होर्डिंग किया हुआ पड़ा था ना इन्वेंट्री, एंड उसको अपना प्रेजेंस क्रिएट करना था. तो उसके लिए सेलिंग पॉइंट था, वी स्टिल सेल अनियंस एट द सेम प्राइस. कम ज्वाइन bigbasket.com. नेक्स्ट वन, रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल्स या कंजम्पशन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. यहां पर आप एक एग्जांपल और लिख सकते हो, इवन कंजम्पशन ऑफ इलीगल प्रोडक्ट्स, even consumption of illegal products, consumption of illegal products can be tracked or traced easily. Consumption of illegal products can be tracked or traced easily. पर तुम एक बात बोलो क्या, ये सिर्फ बुक के लिए अच्छा है? उन्होंने ओल्ड सिलेबस, मतलब पहले जो 6 महीने पहले था ना, उसमें ये ड्रग वाला एग्जांपल दिया हुआ था, उन्होंने खुद ही निकाल दिया तुम्हारे सिलेबस में से. मैंने फिर भी तुमको लिखवाया है, क्योंकि यार अगर तुम एक्चुअली देखोगे ना, जितने डेवलप्ड इकोनॉमीज रहे आज तक वो कुछ नहीं कर पाए. इफ यू एक्चुअली सी, दिस इज वन अरीना. राधा को मालूम ना, यूएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था, ड्रग कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि राधा आधा मैक्सिको कोलंबिया चलता उसी के ऊपर है.
रादर उन इकोनॉमीज के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट व्हील यूएस था यार। और आई एम श्योर आप लोगों ने नार्कोस के बारे में सुना होगा और बहुत सारे ड्रग कार्टल्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, शोज देखे होंगे, एंड दैट्स अ बिटर रियलिटी। और अनफॉर्चुनेटली वो आज भी एग्जिस्ट करता है। Just for information, in some or the other way it still exists, maybe not in that unorganized way, it can be extremely organized today, but it still works. Do you think the consumption is reduced? I don't think so. Rather, in certain states US ने तो उसको legitimate बोल दिया है यार कि आप कंज्यूम कर सकते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आध कोई स्टेट ने ऐसा ही बोला था, टेक वैक्सीन एंड टेक एक कैलिफोर्निया, नहीं आई डोंट थिंक सो, सही में कैलिफोर्निया ने ऐसा बोला था। आई फील बैड अगर ऐसा किया तो, बट हाँ, certain states even said that if you want to consume weed, take a vaccine, we'll give you 1 dose of weed. I'm not kidding, yeah, free weed, something like this. So what I'm trying to say is, ठीक है, वो कंट्री अलग तरीके से काम करता है, but bottom line, such consumption according to me आप आसानी से रोक नहीं पाओगे। अगर इंसान को वो करना ही है, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा, बट गवर्नमेंट चाहेगा वो रिड्यूस रहे। एंड अल्टीमेटली वी हैव अ वेरी फेमस पर्सन ऑन रिपब्लिक टीवी, ही कैन टॉक इंपॉर्टेंट स्टफ अबाउट दिस। Arnab Goswami I'm talking about. We forgot him यार, क्या हो गया उसको? He is still there, no? He comes on TV. He doesn't come on TV. I don't know. Arnab still there? Doesn't talk, shouts. नहीं, वो तो ठीक है यार, वो तो आजकल बात भी करता होगा, क्या पता। Suddenly he is off the radar, मतलब सब लोग पहले बात कर रहे थे, suddenly वो खो गया बेचारा। जाने दो। Benefits to government, notebooks point number 2। तुम्हें क्या है, तुमको तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ने का है। Benefits to government. Benefits to government. Point number A. It can act as benefits to government. Point number A. It can act as an important instrument. It can act as an important instrument to fight corruption. Important instrument to fight corruption. Point number 2. It can also help in reducing use of ecologically damaging materials, जो हमारे environment को या overall दुनिया को जो डैमेज करने वाले मटेरियल्स है, उनके यूसेज को आप रिड्यूस करने में भी, कंट्रोल करने में भी हेल्प ले सकते हो। एंड आई टेल यू व्हाट, अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इन द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द इकोलॉजिकल पार्ट। मतलब यूएस में प्लास्टिक का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। वहां पे हर सेकंड पर्सन अगर आप देखोगे ना, पानी का बॉटल हो गया, हर चीज के लिए प्लास्टिक कंजम्पशन है, एवरी सिंगल। हमारे इधर प्लास्टिक फिर भी बहुत कम है कंपैरेटिवली, वहां बहुत बहुत ज्यादा है। रादर उनका अगर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे कि वो कितना हार्ड प्लास्टिक यूज करके उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, एंड दे डोंट इवन डिस्पोज इन देयर ओन कंट्रीज, दे पे अदर कंट्रीज टू एक्चुअली डिस्पोज दोज मटेरियल्स, हैजार्डियस मटेरियल्स। तो अनफॉर्चुनेटली द साइकिल वर्क्स इन द अदर वे अराउंड। जो सबसे स्ट्रॉन्गर है वो खुद इसके बारे में ज्ञान देता है, पर वो फॉलो नहीं करता है। डू यू गेट माय पॉइंट? और कभी कभी अगर ट्रंप आए तो बोलेगा मैं यूएन को पैसा भी नहीं देगा। यूएन का फंडिंग बंद कर दिया था उसने, मालूम है ना आपको? यूएन डब्ल्यूएचओ दोनों का शायद मेरे सबसे, डब्ल्यूएचओ का फंडिंग बंद कर दिया था क्या? हाँ, तब तो बेचारा गया, जाना तो अभी के लिए। तो यस, सो दे आर द वंस हु आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द सेम। तो सर ये बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बुक में लिखवाया है, वो पहले बुक में था, अभी निकाल दिया आईसीआई ने। तो आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही पॉइंट है, क्लियर है? अच्छा, अभी थर्ड चीज, बेनिफिट्स टू द बिजनेसेस और सप्लायर्स और वेंडर्स, जो लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब सुनो, अमेजोन के ऊपर अगर आप देखोगे, आप बायर हो गए तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स है, समझ गया। अब जो सेलर है उसके लिए क्या बेनिफिट्स है, थिंक फ्रॉम अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट डू यू थिंक आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स? सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही रहेगा, टारगेट ऑडियंस बड़ा हो गया है। टेक्निकली हर छोटे से छोटे प्लेयर को भी आज की तारीख में पैन इंडिया प्रेजेंस मिल गया है। डू यू एग्री विद दैट? मतलब सर मेरा प्रोडक्ट अब कोई भी कंज्यूम कर सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, जो छोटे सप्लायर्स है ना, उन लोगों के सर से जो एडवर्टाइजिंग करने का प्रॉब्लम है वो कम भी हो गया है। अब यार तुम्हारे बिहाफ पे Amazon एडवर्टाइज कर रहा है, and if Amazon can pull the customers, do you get my point? And if a customer is making a search about a particular product, और तुम अगर प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस में, कॉम्पिटिटिव प्राइस में अच्छे से डिलीवर करने को तैयार हो, तो अब सप्लायर कौन है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता ना यार। I want to buy the product. Where did I buy it from? I bought it from Amazon. That's what matters. Whether it was fulfilled by Amazon or whether it was fulfilled by someone else, doesn't matter.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैन आई से ओवरऑल अप टू सम एक्सटेंट उनके लिए थोड़ा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी कम हो गया है। अगर सर मेरा कवरेज बढ़ गया है तो मेरे लिए वॉल्यूम गेम इजी हो गया है, और अगर वॉल्यूम गेम बढ़ गया है मेरे लिए, मतलब मेरा क्वांटिटी अच्छा कंज्यूम होना शुरू हो गया है, तो मेरा ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फिर सर मेरा जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर के साथ बढ़ जाएगा। पहले एक जमाने में मैं 100 चीज बना करके बेचता था, अब मैं 1000 बना के बेचता हूं, तो पहले मेरे सप्लायर जो मेरे से बार्गेन करता था अब उससे मैं बार्गेनिंग करेगा। डू यू गेट माय पॉइंट? तो ये हर एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे उनके लिए बहुत फायदा हुआ है। दूसरा चीज एक्चुअली में अगर आप नोटिस करोगे ना, डे टू डे बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट था, अगर आज आप किसी एक सप्लायर से बात करोगे, फॉर एग्जांपल अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ माइन, दिस गाय यूज्ड टू डील विद, लेट्स से पहले सिर्फ ये टाइल्स होती है ना, टाइल्स एंड ग्रेनाइट्स, इसके अंदर डील करता था। देन ही एंटर्ड इनटू सैनिटरी वेयर एंड ऑल, जैगवार हो गया, सेरा हो गया, इनके सैनिटरी वाले प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ठीक है। ही इज अ फ्रेंचाइजी ऑफ ऑल दीज एंटिटीज। ये बोलता है अब मेरे को पसंद पता है क्या है, आई डोंट वांट अ वॉक इन कस्टमर, मेरे को चाहिए नहीं, वॉक इन कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है। I have to spend, let's say 30, 40, 50 lakh rupees to sell a probably, important tap of Jaguar. समझ रहे हो मेरा बात? मेरे को एक पूरा सेटअप लगा के रखना पड़ता है पूरा का पूरा, फिर वो बेच पाता हूं मैं आसानी से। अभी सिंपल है, कोई तो मेरे को मिजोरम से ऑर्डर प्लेस कर रहा है, मेरे को क्या है, पैकेजिंग मटेरियल पड़ा है, एक बंदा है वो पैकेज पैक करेगा, खत्म। बार्गेनिंग नहीं करने का, उसको समझाने का नहीं, यूज कैसे करना कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। माई टाइम नाउ कैन बी यूटिलाइज फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। You get my point? People prefer कि उनके लिए hassle free business हो गया for a lot of retailers, for a lot of retailers. But then अगर negatively देखोगे तो competition भी बहुत बढ़ गया है। अब सेम टैप सप्लाई करने वाले 100 सप्लायर रहेंगे एक स्टेट के अंदर, yes or no? तो सर जरा बेनिफिट्स को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। Let's start with the basic benefits. Come to page number 4A.8। सबसे पहला चीज इंक्रीज्ड कस्टमर बेस। ये पॉइंट और एक पॉइंट और है, वो दोनों सेम ही है। नीचे आओ, कैन यू सी? Creation of new markets, they both are same technically. Increased customer base मतलब मेरा target market बहुत बड़ा हो गया। Now my target market is not a small city. Now my target market is entire country. या आप बोल सकते हो पहले मेरे पास में सिर्फ geographically इस लोकेशन के लोगों का एक्सेस था, अब मेरे लिए एक नया मार्केट क्रिएट हो गया है आसानी से। रादर अब मैं और टाइम इन्वेस्ट करूंगा। आज तक मेरे पास में 5 प्रोडक्ट थे, नाउ आई विल डील विद एडिशनल 5 प्रोडक्ट्स, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैं लिस्ट कर पाऊंगा एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव करने का, और मेरा पर ऑर्डर जो मार्जिन है शायद वो थोड़ा कम भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो पर ऑर्डर पहले जो मेरा मार्जिन था, जो मैं डायरेक्टली बेच रहा था, शायद मे भी 10% होगा, अब उसमें से 2-4%, 5% अमेजोन ले लेगा, बट स्टिल मेरे लिए हैसल फ्री ट्रांजैक्शन है, और मेरे को 5% उस कस्टमर से मिल रहा है जो कस्टमर शायद मेरे शॉप पे कभी आता ही नहीं। तो टेक्निकली मेरे लिए वो नया कस्टमर हो गया ना पूरा का पूरा। So if you look at from your basic costing perspective, यहां मेरे को 10% मिल रहा था from my customer, हाँ मेरा कस्टमर भी Amazon से आएगा, I may lose 5%, but I can also get another or additional customers जो शायद मेरे पास आते ही नहीं थे। What about that component? So people all of them want to play with the volume game. Look at the other side यार, बहुत सारे छोटे छोटे मिठाई शॉप्स वाले होते थे। अरे अपने पूना बेसी बेकरी शॉप्स जो है, सारे बेकरी, अब बेकलाइट करके एक फेमस बेकरी है, उनके साथ हमालपानी जो है, हाँ उनका बेकरी का सारा प्रोडक्ट आपको बिग बास्केट पे मिल जाएगा। मतलब some people did not even know this, and when they realize कि क्वालिटी अच्छा है फॉर एग्जांपल, तो people will consume, and the same can be consumed anywhere in the state easily। मतलब क्योंकि लॉजिस्टिक्स उनके पास में ऑलरेडी है ना, प्रेजेंस ऑलरेडी है। और जब आदमी वहां पे बिग बास्केट में कुछ ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते अल्टीमेटली कुछ तो टाइम पास खरीद ही लेगा ना यार। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। एक जमाने में क्या था, एक स्टोर पे गए, रिटेल शॉप पे गए, किराना वाला के पास में गए, आपके पास लिस्ट है 5 चीज खरीदने गए, 5 चीज मांगोगे, उसके दुकान में कुछ गलती से एक आध दिख गया काम का और तो ले लोगे। डू यू एग्री विथ मी? देन यू वेंट टू डिपार्टमेंटल स्टोर्स। आई एक्सपीरियंस दिस इन हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2012। ठीक है, तुम एक स्टोर में गए, तुम अपना वो कार्ट लिया और घूमना शुरू किया। तुम आए थे 4 चीज लेने के लिए, वो तुम भूल चुके हो। पहले तुम बोले एक बार एक राउंड मार के आते, घूम के जाते कम से कम। द म्यूजिक इज गुड, एसी भी अच्छा चल रहा है, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक 10 मिनट, संडे है, क्या है फर्क पड़ता है। तुम इकट्ठा करते जाओगे सब कुछ, एक ट्राई, छोटा सा पैकेट ट्राई कर लेते, क्या है सब, ऐसा करते करते, और फिर लास्ट में अरे 5 चीज जो मेन था वो तो भूल ही गए। वहां से थर्ड स्टेज आ गया, नाउ यू सिटिंग एट होम, थोड़ा बिग बास्केट है, एक देख लेते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू द सेम वे, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट फ्रॉम अ सप्लायर एंड रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए भी बिजनेस के अंदर ईज ऑफ हैंडलिंग हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो सर पॉइंट नंबर 1 अगर आप मुझे पूछोगे, सर उनका इंक्रीज्ड कस्टमर बेस रहेगा। पढ़ के देखो ये पॉइंट लॉजिकल लगता है क्या?
ठीक है, अब यही पॉइंट का सेम मेरे को लगता है, ये पॉइंट सेम ही है। दिस इज डन थ्रू एबिलिटी टू इजीली एंड चीपली रीच पोटेंशियल कस्टमर्स। सेम ही बात है दोनों के दोनों यार। डू यू एग्री विथ मी? पक्का? एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस, सिर्फ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। डू यू थिंक इन फ्यूचर एक्चुअली ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, फिजिकल मॉल्स है, बंद हो जाएंगे? आई एम आस्किंग यू, ऐसा हो जाएगा क्या? बायस तरीके से आंसर मत देना, तुम लोग घर पे बैठे 2 साल से, मेरे को मालूम है। Don't answer from that point of view. In general, do you believe in long term, next 10 years, do you think the physical stores will close down in our country? They won't? Why? Window shopping, time pass. No, sir, they will not, they will still work. Acha, never. Number will come down. हाँ, ऐसा हो सकता है मे बी इन वन सिटी, एक जमाने में एक इंडिविजुअल मॉल्स बनते थे सिंगल सिंगल बिल्डिंग वाले, वो बंद हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, समझो। बट मे बी फिनिक्स हो गया, इनऑर्बिट हो गया, जो बड़े मॉल्स रहेंगे वो डेफिनेटली रहेंगे 100%, और वहां पे अच्छा फुटफॉल भी रहेगा, रादर उनको डबल एडवांटेज मिलेगा। इंडिविजुअल बंद हो गए तो वहां वाले लोग भी वहीं पर जाएंगे, एंड सिंस एवरीथिंग इज एट वन सिंगल प्लेस, दिस इज गोइंग टू स्टिल सर्वाइव। हाँ, ऐसा हो सकता है आपको जो नंबर ऑफ स्टोर्स होते थे, इंडिपेंडेंट स्टोर्स, वो काफी कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में अगर आप मुझे पूछोगे, जो फेमस ब्रांड्स हैं उनके इंडिविजुअल स्टोर्स बहुत सारे हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी के यू कुड फाइंड 10 स्टोर्स इन द सिटी। डू यू गेट माय पॉइंट? इट माइट बी लाइक दिस, शायद वो सारे के सारे स्टोर्स उन मॉल्स में चले जाएंगे और इंडिपेंडेंट स्टोर्स और कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली, बिकॉज वो एक स्टोर को अपने कॉस्ट को, ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिटेन करना बहुत मुश्किल रहेगा, अनलेस वो स्टोर अपने आप में मिनी डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहां पर वो अलग अलग वैरायटी का फ्रेंचाइजी रख करके प्रोडक्ट बेचता है, तो शायद फिर भी सर्वाइव करेगा। बट पूरा खत्म तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, और आप लोग भी ऐसा बोल रहे हो तो मैं अज्यूम करूंगा। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए चाहिए था आपसे, तुम एडवाइस दे रहे हो तुम यार। 4A.9 देखो, नेक्स्ट ये पॉइंट देखो, रेकरिंग पेमेंट्स मेड इजी। मतलब क्या है इसका? रेकरिंग पेमेंट्स मेड इजी, देखो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा वो पढ़ के देखो। कभी कभी ऐसा होगा, वो हेडिंग कुछ और लिखेंगे और अंदर कुछ और ही लिख, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है हेडिंग बनाने वाला इंसान अलग था, समझ रहे हो, और कंटेंट मतलब है ना यार। अभी पेमेंट्स मेड इजी, रेकरिंग पेमेंट्स का लॉजिक क्या है तुम्हारा? अभी सिंपल, मैं बार बार बिग बास्केट का एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट आई कैन कम, मैं इमीडिएटली सोच सकता हूं कि तुम्हारा ऑलरेडी वहां पे पेमेंट डिटेल सेव्ड है, पूरा का पूरा तुम्हारा एड्रेस सेव्ड है वहां पे, समझ रहे हो मेरा बात? तुम सिर्फ कार्ट में ऐड करोगे, प्रोसेस करोगे, खत्म हो जाएगा, समझ लो मेरा बात। या रेकरिंग पेमेंट कैन बी, लेट्स से नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास में, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को चार्ज करते रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, ऑब्वियसली ये सर्विस के रिगार्डिंग आपको कॉल कर करके मंथली सब्सक्रिप्शन पे करने का है, मंथली बिल पे करने का है। अभी भी जैसे गैस वाला आदमी जो कनेक्शन देकर रखता है, आपको मंथली पेमेंट करने के लिए आता है ना, मैं मेरे गैस वाला से लड़ाई करता हूं, उसको बोलता है तू ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? करेंगे सर, करेंगे। क्या, कब करेंगे? मतलब कोविड वाला टाइम भी आ चुका, अभी भी मतलब नहीं सर करेंगे अगली बार। यूजलेस आदमी है, मतलब उसका ऐसा ही है, नहीं सर ऐसा नहीं रहेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आसानी से गूगल पे से कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो आप? इट्स सिंपल, राइट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से रेकरिंग पेमेंट मेड इजी का मतलब है, अगर आप कोई मतलब एकदम रेकरिंग नेचर का कंजम्पशन कर रहे हो किसी सर्विस का या किसी प्रोडक्ट का, क्योंकि आपके सारे डिटेल्स वहां पर इजीली रहेंगे, या आपने ऑलरेडी उसको इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि मंथली बेसिस पे ये चीज रीपे करते जाओ तुम आसानी से, दैट इज समथिंग विच विल एक्चुअली हेल्प फ्रॉम अ सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो ना, थिंक फ्रॉम अ नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पास जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है उनके लिए हम क्या सोचेंगे, कितने नए सब्सक्राइबर्स आए हैं और कितने ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो लास्ट 6 महीने से या 1 साल से मेरे को मंथली बेसिस पे आसानी से रेगुलरली पे करते रह रहे हैं। क्योंकि सर उसके बेसिस पे आप अपना जो फोरकास्टिंग करोगे ना, तो अपना जो लॉयल कस्टमर बेस है, जो 6 मंथ से मेरे साथ में है, मे बी 1 साल से 2 साल से मेरे साथ में है, उनको डेफिनेटली प्रायोरिटी देते हुए कि भाई इनसे तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि ये चले जाएंगे बाहर। Do you get my point? That will help you in your overall forecasting also. तो सर recurring payment made easy का मतलब ये है कि आप जो रेगुलरली पेमेंट करने वाले हैं, चाहे वो सब्सक्रिप्शन फीस रहेगा, नीचे आप एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल सब्सक्रिप्शन फीस फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब्सक्रिप्शन फीस और चार्जेस फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब्सक्रिप्शन फीस और चार्जेस फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अभी एक चीज और बोलता हूं, जो एप्पल यूजर्स हैं, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो लिंक्ड होता है आपके एप्पल यूजर आईडी के साथ में, समझ लो मेरा बात? समटाइम्स व्हेन यू मेक
इन ऐप परचेसेस मतलब आपने एप्पल स्टोर के थ्रू एक ऐप डाउनलोड किया होगा और ऐप के अंदर कुछ परचेस करना चाहते हो आप, इन ऐप परचेसेस, समझ रहे हो, वो आपका डायरेक्टली तुम टक टक करता है, स्कैन किया और प्रोसेस्ड. This has happened with a lot of people where they did not realize but the payment actually hit their credit card statement because it is linked with your credit card directly. Do you get my point? In Android it's not like this. I think in Android it's not like this, but in app stores, in case of Apple iOS, it works seamlessly because Apple बोलता है मैं उन official authorized apps को ही allow करता हूं और उसके अंदर क्या एग्जैक्टली इन ऐप परचेजेस हमने सब स्कैन किए हुए हैं. डू यू गेट माय पॉइंट? तो हम आपको 100% बोल सकते हैं अगर आप अपने यूजर आईडी को ऑथेंटिकेट करोगे, मतलब अगर आपने अप्रूवल दिया ईदर थ्रू रेटिना स्कैन और थ्रू लेट्स से फिंगरप्रिंट और समथिंग, तो ऑटोमेटिकली हम जो क्रेडिट कार्ड आपने लिस्ट करके रखा है उसके थ्रू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे. दिस हैपेंस. और आपको पता कहां पता चलेगा? अब अपने ऐप स्टोर के अंदर जाओगे, सब्सक्रिप्शंस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है मैंने, तो वहां मनी कंट्रोल ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके देखा है आपने, ये एप्पल के ऐप स्टोर में अंडर सब्सक्रिप्शंस विजिबल रहेगा. बता दूंगा एक दिन. नेक्स्ट, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सप्लायर के लिए बेनिफिशियल है. इंस्टेंट ट्रांजैक्शन मतलब आपको वो चीज पसंद है, आपको मालूम, आई कैन पे फॉर इट ऑन एन इमीडिएट बेसिस. डू यू गेट माय पॉइंट? दिस एक्चुअली हेल्प्स टू कन्वर्ट अ कस्टमर इमीडिएटली. A customer might change his or her mind by tomorrow morning, बट अगर इमीडिएटली पेमेंट करने का ऑप्शन है तो वो गलती कर ही देगा आधे केस के अंदर. तो देखो ढंग से, द इंटरेक्शन विद द सिस्टम टेक्स प्लेस ऑन रियल टाइम बेसिस एंड देयरफॉर विल अलाउ द कस्टमर्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली. दिस हैज मेड पॉसिबल टू क्रैक नंबर ऑफ डील्स जो शायद उस टाइम पे ही क्रैक हो सकती है. देखो ये वो सिनेरियोज है जब आप एक्चुअली रियलाइज करोगे दैट समटाइम्स, एंड दिस यू विल एक्सपीरियंस द डे यू स्टार्ट वर्किंग. आई एम टेलिंग यू, तुम अगर काम करना शुरू करो तो तुमको समझ में आएगा कि तुमको लाइफ में ना काम करने के साथ साथ में एक आदमी को होता है. ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऑनेस्टली आंसर देना, तुम में से कोई तो एटलीस्ट, या ऑनलाइन वाला बच्चा. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, सर मैं इंटरमीडिएट खत्म किया, आर्टिकलशिप शुरू किया, आई फिनिश माई आर्टिकलशिप फॉर 3 years, आई वर्क हार्ड फॉर माई CA फाइनल, आई फिनिश दैट एग्जाम, लेट्स से आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसके बाद तुम कॉन्फिडेंस आ गया, ओ आफ्टर दैट हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आई विल टेक अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ, लेट मी फिनिश माई CA, आई विल टेक अ ब्रेक, चाहे 2 महीने का लेगा, 6 महीने का लेगा, आई डोंट केयर, आई नीड अ ब्रेक इन लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? 50% पॉपुलेशन. अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे रेज योर हैंड्स हु बिलीव्स दे वुड वांट टू टेक अ ब्रेक बिफोर दे रियली स्टार्ट वर्किंग इमीडिएट बेसिस पे. Oh, good number. I'm impressed. Will you do it seriously? I'm saying people say this. I used to say this all the time. But I never took a break in life. Will you do this? अगर तुम सही में प्लान कर तो करना चाहिए, कुछ तकलीफ नहीं है. तब जिंदगी में रेस में मत भागना. मैं सच्ची बता रहा हूं तुमको, मैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, क्योंकि इवेंचुअली आपके लिए ब्रेक लेना और मुश्किल ही होते जाएगा. इट विल बिकम अ मोर एक्सपेंसिव डिसीजन डे बाय डे. सबसे कम एक्सपेंसिव डिसीजन डे 1 पे रहेगा, उसके बाद में इवेंचुअली और एक्सपेंसिव. यू नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? मेरे को बोलने का जरूरत ही नहीं है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब सिंपल है. अगर तुम 4 साल के बाद ब्रेक लेगा, यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन एंड यू विल बी लाइक शिट, अब तो कंपटीशन और बड़ा है, आई हैव टू बिकम टू द नेक्स्ट, आई हैव टू रीच टू सीनियर मैनेजर लेवल. सो इट कैन बिकम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू. तो इफ यू आर रियली अप फॉर दिस, टेक इट, और बिल्कुल प्रिय प्रेशर मत आना. एंड आई हैव सीन दिस दैट नाउ एटलीस्ट दिस कमिंग जनरेशन इन लास्ट 4-5 years they have started taking this, which is good, and this gives you clarity also कि मेरे को जिंदगी में करना क्या है. ठीक है, ये तो हो गया. You know what I mean? You did not really plan this. This happened, but now what next after this? This can really help you. So, when I thought of this for the first time, everyone around me said, "Are you stupid? Why would you want to do this? You got a 2-month break, no? Exam देने का रिजल्ट ही नहीं आया था." समझ लो क्या मेरे बात? अभी तुम्हारे केस में कैसा रहता है? You have your articleship left. So after writing your CA final exam also, just think about this. After 1 day, you have to go to office once again. So that same 1.5 month when we were actually chilling in life, you will be working, and then you get a result. After that, obviously things can change. So for us, it was a little different. So actually, we were not doing anything for that 1.5 month. But लोग ऐसा बोलते थे, हो गया ना 1-1.5 महीने, बहुत हो गया. Why do you want to break this rhythm? Rather, सबसे बुरा चीज, if you used to work in a firm and if you want to join back the same firm, the respective manager, senior manager will convince you that you will enjoy your life once you start working once again.
Like they are trying to show you the other side of the world altogether. They won't leave you. I'm saying this. So this is again a cycle. So if you really believe it's important, you do that. But हाँ, अगर जो लोग आर्टिकलशिप में चिली मार रहे, कुछ काम वाम नहीं करे, तो कोई ब्रेक वेक नहीं करने का, चुपचाप काम करने का तुम लोग. हाँ, जो अच्छे से आर्टिकलशिप करे, 3 साल मेहनत किया तुमने, तो फिर बात अलग है. चलो सर आगे बढ़ते हैं. इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ डायनेमिक मार्केट. इसका मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग है ये क्या बोलता है. सी, सिंस एवरीवन, थिंक अबाउट दिस, ऑल योर कॉम्पिटिटर्स टुडे आर ऑन ई प्लेटफॉर्म्स. नाउ द सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन हैज रीच्ड अ लेवल कि आपको सही में अच्छे से अच्छा क्वालिटी, द बेस्ट पॉसिबल सर्विस एट द कॉम्पिटिटिव प्राइस प्रोवाइड करना पड़ेगा. डू यू गेट माई पॉइंट? तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखो, दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव एज अ बिजनेस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डू यू थिंक सिर्फ अगर एप्पल एग्जिस्ट करता और लेट्स से वन प्लस नहीं अच्छा काम करता, सैमसंग अच्छा काम नहीं करता, हुआवी अच्छा काम नहीं करता, तो क्या एप्पल ग्रो करता? आई डोंट थिंक सो. If you have a strong competitor in the business, that will force you, that will motivate you to even think beyond that. Do you get my point? So dynamic market का मतलब है, in the e-commerce world, things keeps on changing. Every week, every month, there will be new players. नए लोग एंटर करते रहेंगे. Rather, अब सोचो ना, new entrants का जो एंट्री है, barrier to new entrants खत्म ही हो गया है. कोई भी एंटर कर सकता है ना यार. डू यू गेट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, आपको घर पे बेकिंग शौक है, आप कुकीज बनाते हो, आपको लगता है अच्छा है, कमर्शियली बेच सकते हो, आप कल बेचना शुरू कर दोगे. यू विल स्टार्ट मे बी विद अ फेसबुक पेज एंड फ्रॉम देयर इफ इट पिक्स अप, बिग बास्केट से कोलैबोरेट करेगा तुम. It can work for you. A lot of people have started doing this. If you can make good ice cream, let's say at home, you can sell it. So then new players can come up today at any single point of time. तो ये dynamic market है बता रहा है. Since there are several players, they are providing a dynamic market which enhances quality and business. मतलब ये आपके लिए as a value addition act करेगा, as a value addition, क्योंकि आपको as a business मालूम है, अगर इस market में if I don't change, if I don't adapt as per the competitors or the needs of my customers, I will not survive after a point in time. BlackBerry, they did not survive. There are n number of examples. Yahoo is not surviving. They're getting out of business eventually. Sony, there are n number of examples which were actually symbols of a great reputation once upon a time, are not that great anymore. I hope you're getting my point. Volkswagen was great once upon a time. Then a scam happened. I hope you know that. Okay, one day we'll talk in detail about that as well. That happened, and after that, Volkswagen इतना pressure में आ गया, financial crisis में आ गया up to some extent, that उन्होंने अपने जो number of cars थे, उनको reduce कर दिया. It has become a boutique car company. एक जमाने में VW used to launch probably 5 to 10 cars on a yearly basis. They don't even launch one new car on a yearly basis now. हाँ, अब उसका जो subsidiary है इंडिया में स्कोडा, वो भी revamping करने के बारे में सोच रहा है after so many years, जबकि स्कोडा बहुत सालों से exist करता है. But they did not do much. But जबकि on the other hand, look at Maruti, look at Tata Motors now, suddenly launching new cars on a single day basis. अब अपने पुराना सब सफारी सब कुछ लेके आ रहा है पुराना, revamp करके वापस से. तो again, it's subjective. If you don't adapt with the change in time, it can be troubling for you. Next one, reduction in cost. इसको मार्क करना important. ये हम अच्छे से पढ़ेंगे. Reduction in cost को मार्क करना important. As a business or as a supplier or as a seller, आपके लिए कॉस्ट रिड्यूस होगा, ये बेनिफिट है. सबसे पहला पॉइंट क्या? तीनों पॉइंट अलग अलग है. सबसे पहले काम करो, रीड पॉइंट नंबर डी. विल इट रिड्यूस योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट? ब्रैकेट्स में लिखो ओनली फॉर रिटेलर्स. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के ब्रैकेट्स में लिखो ओनली फॉर रिटेलर्स. ये जरूर है. एक एग्जांपल सुनो ना यार. लेट्स से मैं कोई भी एक चीज बना करके बेचता हूं, मेरा प्रेजेंस सिर्फ एक शहर में था. अभी तक मुझे इस सिटी में ये चीज बेचने के लिए अपने ब्रांड नेम के लिए मार्केटिंग करना पड़ता था. चाहे मैं लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देता होगा, लोकल टीवी चैनल पे ऐड देता होगा, रेडियो पे ऐड देता होगा. अब तो रेडियो भी बोलता है प्लीज ऐड दो. लास्ट 1.5 साल से उनका भी हालत खराब है. आई होप यू नो दैट. वो भी ऐड करते हैं दैट यू कैन ऐड नाउ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको पहले अच्छा पैसा खर्च करना पड़ता था लोकल लेवल पे टू सेल दिस प्रोडक्ट. But now you are collaborated with bigger e-commerce platforms. Now advertising is indirectly taken care by those platforms. हाँ, ऐसा नहीं बोला तुम्हारे लिए पूरा जीरो हो जाएगा कॉस्ट. अभी भी तुमको अगर तुम्हारा बेसिक बिजनेस कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा. बट कंपेरेटिवली नाउ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉस्ट आर टेकन केयर बाय दैट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. तुम्हें सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है डायरेक्टली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फॉर स्मॉलर प्लेयर्स हैज रिड्यूस्ड. बट फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर्स. वैक्यूम क्लीनर सुना है? दुनिया में सबसे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर कौन बनाता है? डाइसन.
मालूम है क्या आपको? A vacuum cleaner can cost you 60,000 rupees. It can range from 30,000 and can go up to 1 lakh also, but on an average, the recently launched vacuum cleaner can cost you 60 to 70,000 rupees. Dyson. But वो Apple है vacuum cleaners का. मतलब वो अपने वैक्यूम क्लीनर के ऊपर इतना काम करता है, उसने ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली. एक जमाने में यूरेका फोम सुना होगा, चलता है अभी. वो बेचारा सेम चीज 15,000 में बेचता है. वो डायसन बोलता है मैं डायसन हूं, मैं 15,000 में कैसे बेचेगा, मेरा प्रोडक्ट तो महंगा आना चाहिए. तो उसने क्या किया, अब ऐसे प्रोडक्ट को बेचने का है जो एक्चुअली 60,000 रुपए का वैक्यूम क्लीनर है, 50,000 का, आसानी से बिकेगा क्या? अमेज़न बेच लेगा क्या 60,000 का वैक्यूम क्लीनर? अब डायसन को एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, व्हाई दे आर द बेस्ट. तो इसके लिए वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढेगा कि हम हमारा घर साफ करते हैं डायसन के साथ में. देन पीपल विल गेट टू नो अबाउट दैट प्रोडक्ट. इट्स अ रियल लाइफ सिनेरियो. लोग ऐसे ही स्ट्रेटेजाइजिंग करते हैं आज की तारीख के अंदर. सो दे आर स्पेंडिंग मनी बिकॉज उनका प्रोडक्ट का कैटेगरी ऐसा है, वो बेचने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है. और अगर कोई एक नॉर्मल चाइनीज ब्रांड है, इसको वैक्यूम क्लीनर बेचने का है, बट उसको प्रॉब्लम नहीं है, सबसे सस्ता वैक्यूम क्लीनर वही है. तो तू जैसे ही Amazon में सर्च करेगा वैक्यूम क्लीनर, तेरे को वही मिलेगा. नाउ द ब्रांड नेम डजंट मैटर, क्योंकि तेरे को क्या सोचने का है, वैक्यूम क्लीनर मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, बात खत्म. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक के लिए एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफी कम हो गया और एक के लिए बहुत बढ़ गया है. तो ध्यान रखना, ऐसा सब्जेक्टिव डिफरेंसेस रहने वाला है. इन्होंने थियोरेटिकली लिखते वक्त एग्जांपल्स नहीं दिए, पर मैं आपको बता रहा हूं हाउ इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. एडवर्टाइजिंग एक्चुअली देखना, डायसन का एड देखना वैक्यूम क्लीनर का, खतरनाक है. एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ इज गुड. लाइक दैट विल शो यू कि तुम कैसे, और ऐसा मतलब ऐसे एवेंजर्स अपना मार्वल का मूवी भी नहीं आता क्या, वैसा थीम का बैकग्राउंड लेकर के, म्यूजिक लेकर के, तो ऐसा तुम्हारा लाइफ चेंज हो रहा है वैक्यूम क्लीनर से. मैं मजाक नहीं करूं, दैट्स हाउ दे सेल इट. कि तुमको लगेगा वाह क्या है ये. और वो यूरेका फॉर्ब्स ने एक ऐड दिया था, मालूम है क्या, कि तुम ऐसे नूडल्स गिराया तो क्या मेरा वो इतना पावरफुल है क्या, वो नूडल्स जो चल रहा है इसको क्लीन कर सकता है एक ही बार के अंदर. मतलब हाउ पावरफुल द मोटर इज, हाउ पावरफुल द मशीन इज. That's how they spend so much time and money just to sell the product. Reduction in cost. Number 4, advertising cost. अब जरा इधर आओ, रीड पॉइंट नंबर ए. सर अगर हम बात करते हैं बिजनेसेस के बारे में जो सर रॉ मटेरियल्स को यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या ना इसे एक सप्लायर बार्गेनिंग पावर रहता है. अगर मेरे इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई तो रॉ मटेरियल है, नहीं है कोई रिलेशनशिप. एग्जांपल, अब ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला एक सप्लायर है, मैं 1000 क्वांटिटी बना के बेच रहा था, ये मेरे को एक्स प्राइस में रॉ मटेरियल दे रहा था ना. बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स मेरा प्रेजेंस 1000 से 1 लाख पे गया, 1 लाख से 10 लाख पे गया. आई रीच लेट्स से 10 मिलियन, लेट्स से 1 करोड़, 10 करोड़ एग्जांपल, क्वांटिटी बढ़ा, तो मेरा सप्लायर से भी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगा ना बहुत ज्यादा. अरे हाँ या ना. पॉइंट नंबर ए पढ़ के देखो. Reduction in cost to buyers from increased competition in procurement as more and more suppliers are able to compete electronically and आगे लिखो and volume game. क्योंकि वॉल्यूम गेम की वजह से आपका जो कंजम्पशन है एज अ बायर वो भी बढ़ गया है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, प्लस यू कैन फाइट विद देम. तू सप्लाई नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, इंडिया मार्ट में दूसरा सप्लायर मिल जाएगा. और इंडिया मार्ट किसका कॉपी है? अलीबाबा का. समझो मेरे बात. और सबसे पुराना जो बेचारा इंडिया का खुद का था, जस्ट डायल, उसने बोला शिट ये सब तो मैं करते आया था, बस मैंने बताया नहीं कि मैं अलग से कर सकता है, तो उसने बनाया जेडी मार्ट. इसीलिए जस्ट डायल का शेयर सो चुका था बहुत साल तक, सडनली जागा, शिट पोटेंशियल है कंट्री में, समझ रहे हो. तो उसने बनाया एक जेडी ऐप बनाया, अमिताभ बच्चन को लाया. अमिताभ बच्चन हमेशा से ब्रांड एम्बेसडर था उनका, उसके पास शेयर भी है बाय द वे. एडवर्टाइजिंग के बिहाफ में उसको ये बहुत पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट था, दैट ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई विल एडवर्टाइज फॉर जस्ट डायल फॉर दीज मेनी इयर्स फॉर दिस मच स्टेक. एंड एक जमाने में जस्ट डायल का शेयर 1600 रुपए पे बाईबैक आया था. दिस मस्ट बी 6 years back, 5-6 years back. They announced a buyback at 1600. On that time, the stock was trading at 900. Then for a few years, nothing happened. They came back to 300, the price. And overall, their revenues were started hampering. जस्ट का बिजनेस बहुत अच्छा था. सुनो, इंडिया के अंदर हर सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो लॉजिस्टिक वाला रहेगा, अकेडमी रहेगा, कोई भी रहेगा, उनका फोन नंबर डिटेल कहां से मिले? गूगल थोड़ी था यार ढंग से 8 साल पहले जस्ट डायल ही था. 8 times 8. You call them and they will provide you the information. I have used it. I don't know whether you have used it. एक तुमको अगर कोई सैलून वाले का नंबर भी चाहिए तो भी उसको फोन करना पड़ता था. फिर उससे परेशान करना शुरू किया. कैसे? तूने उसको बोला मेरे को कारपेंटर चाहिए, उसने 10 कारपेंटर के नंबर भेजे,
और 10 कारपेंटर को तेरा नंबर भी दिया, तो उन्होंने तेरे को इतना कॉल करके परेशान किया, तू बोला नहीं ये जस्ट डायल ही नहीं चाहिए मेरे को. सो दिस इज वे दे स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग. पर एक्चुअली में दे वर गूगल फॉर अस फॉर ईयर्स, एंड फॉर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तो ब्रिलियंट बिजनेस था उनका. और सबसे खतरनाक चीज, कैश रिच बिजनेस. लिस्टिंग करने के लिए 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए लेता था वो. टू लिस्ट योर बिजनेस along with the details, they should charge 10,000 to 1 lakh rupees depending upon the category of business for yearly basis, and advance payment करना पड़ता था. तो सर्विस तो प्रोवाइड बाद में करूंगा, पहले पैसा. तो कितना कैश रिच बिजनेस था सोच. दे हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, बट दे नीडेड राइट सेट ऑफ पीपल टू बी फ्यूचरिस्टिक. दे शुड हैव डन दिस एग्रीगेटर थिंग. ये जो जेडी ऐप बनाया है एक ऐप में, वो अभी अमिताभ बच्चन सर ऐड करते हैं ना, ये सारे ऐप्स नहीं चाहिए, एक ऐप सारा काम करेगा. दे शुड हैव कॉपीड इट लॉन्ग बैक. यूएस में येल्प करके, YELP, फॉर ईयर्स. अगर कॉपी करना ही था फटाफट कॉपी कर लेना चाहिए था. थोड़ा टाइम लगा उनको, समझ रहे हो मेरा बात. तब तक हमारे पास प्रैक्टो आ गया, जोमैटो आ गया, अलग अलग फील्ड में आ गए ना लोग. जबकि जस्ट तो सब कुछ टेक ओवर कर चुका था एक जमाने के अंदर. सो उनका वैल्यूएशंस बहुत रिच थे, और एक्चुअली बिजनेस मॉडल भी बहुत स्ट्रांग था. बट they did not adapt on a timely basis. That is why they lagged behind. But now they're trying to. It's not end of the life. So India Mart ka strong competitor JD Mart, and they will do good. Trust me, because they have a lot of previous business relationships with Indian businesses, and that can be revived. Remember that loyalty can be won again. चलो, reduction in cost for a buyer. मतलब सर जब वॉल्यूम बढ़ेगा, गेम अच्छा होगा, तो सर आपका सप्लायर्स अब बहुत इजीली अवेलेबल है. अब आप सप्लाई से भी बार्गेनिंग करोगे, तू सप्लाई नहीं करेगा तो कोई और सप्लाई करेगा, बात खत्म. यू कैन आस्क देम फॉर अ बेटर प्राइसिंग. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू. अब पॉइंट नंबर बी थोड़ा इलॉजिकल है. ये सप्लायर्स के लिए बोल रहा है. अब सप्लायर्स के लिए कॉस्ट कैसे कम हो गया? ये बोल रहा है मैं सप्लायर टू अ कंपनी, क्योंकि अब हम भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बाइंग सेलिंग करते हैं. तो तेरे को मैं बल्क बाइंग होगा, अच्छा प्राइस देगा, तू बिड देगा मेरे को. अब इंडिया मार्ट वगैरह अलीबाबा यूज किया कभी आप लोगों ने? आप तो यूज नहीं करोगे, देखा होगा एटलीस्ट कम से कम. यू कैन बिड. लेट्स से मेरे को अगर बड़ा क्वांटिटी चाहिए, तो मेरे को इस क्वांटिटी के लिए 4 सप्लायर बैठा है. ये क्वालिटी, इनमें से कौन सा सप्लायर कम से कम प्राइस पे दे पाएगा मेरे को आसानी से, उस तरीके से बिडिंग मैकेनिज्म चल सकता है. डू यू गेट माय पॉइंट? तो सर सप्लायर के लिए भी फायदेमंद है, आसानी से लोग मिलेंगे. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया, EOU सुना है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, EOUs, ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं. ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं. दे हैव नेवर मेट देयर क्लाइंट्स इन यूरोप, US और UAE, बट दे आर एक्सपोर्टिंग हेफ्टी अमाउंट ऑफ, लाइक मैंने बेसिक थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया मार्बल इंडस्ट्री के बारे में. ग्रेनाइट्स हो गया, मार्बल हो गया, भर भर के इंडिया से माइनिंग होकर बाहर एक्सपोर्ट होता है, और प्योरली ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होता है. दैट मीन्स उसको मालूम भी नहीं है मैं किधर है, और मेरे को मालूम नहीं वो किधर है. बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं एक दूसरे के बारे में, बट आई एम टॉकिंग इन हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स. These transactions have reached that level. So जो ट्रांसपेरेंसी है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे, वो बढ़ते जा रहा है. एंड सर ओवरऑल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बहुत स्ट्रांग हो गया. मेरे को लगता था पहले कौन ऑर्डर करेगा, बट आई गॉट टू नो दैट लेट्स से एक किसी ने ऐसे, एक कंपनी है, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को क्रिसमस पे मग देने का है, एक एग्जाम्पल. वो बोला 1000 मग्स चाहिए मेरे को. समझ लो मेरे बात. इंडिया में प्राइसिंग पता किया, कुछ एक्स प्राइस मिला. चाइना का सप्लायर है जो मेरे को उसके 50% प्राइस में देने को तैयार है. वो पहले मेरे को एक प्रोडक्ट सैंपल भेज देगा, इफ आई एम कंफर्टेबल विद दैट. और चाइना सप्लाई पता क्या बोलेगा? तुम्हारे कंपनी का नाम छाप के दूंगा उस पर मैं. इंडिया में बाद में आया ये चीज, क्योंकि चाइना वाला सप्लायर बोलता है मेरे को मेरा नाम बेचना ही नहीं है, मेरा ब्रांड नेम ही नहीं है, मैं क्वांटिटी है, मैं तेरे को 50% प्राइस में ये चीज बना करके देगा विद योर ब्रांड नेम. कैसा चाहिए बोल. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग. अलीबाबा वाज द प्लेटफॉर्म that became like सारे बड़े बड़े सप्लायर्स, होलसेलर्स का एग्रीगेटर मॉडल, जो चीज इंडिया मार्ट ने इवेंचुअली इंडिया के हिसाब से कॉपी किया. तो सर सप्लायर्स के लिए भी फायदा होगा, एंड आपके ओवरऑल पॉइंट नंबर सी, अदर ओवरहेड कॉस्ट तो रिड्यूस होने ही वाले, क्योंकि आपके सारे प्रोसेसेस, यहां पे एक वर्ड लिखो, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. आपके बहुत सारे प्रोसेसेस ऑटोमेट हो जाएंगे, एक साथ में कंसिस्टेंटली जुड़ जाएंगे, इतना स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा कि शायद आपके लिए ओवरऑल जो कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा. एंड कॉस्ट रिड्यूस होगा तो सर आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर एनी बिजनेसमैन और अ बिजनेस वुमेन और लेट्स से एंटिटी. इज दैट क्लियर टू यू? 2 मिनट स्पेंड करो, मैं जो बोलता हूं वो पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ो एक बार वापस से. इंक्रीज कस्टमर बेस अच्छे से पढ़ना, लिखना पड़ेगा आपको, एक बार ढंग से पढ़ो. ये हमारा पॉइंट नंबर 1 रहने वाला है.
उसके बाद इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, डायनेमिक मार्केट एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। ये चारों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ढंग से पढ़ो आराम से एक एक करके। और रिडक्शन इन कॉस्ट में सिर्फ पॉइंट नंबर ए और डी दो लिखा तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। पढ़ा क्या? नोटबुक्स में आ जाओ, लिखो पॉइंट नंबर 3। तो पहला था बेनिफिट्स टू यूजर्स, दूसरा था बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट, तीसरा लिखो बेनिफिट्स टू बिजनेसेस और सेलर्स ब्रैकेट्स में लिखना ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, सेलर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, benefits to businesses or sellers on e-commerce platform. Under that, write down point number 1. क्या क्या benefits है? लिखो point number 1. Increased customer base or entry into new target markets or entry into new target markets. डैश करके लिखो ई कॉमर्स इनेबल्स, डैश करके लिखो ई कॉमर्स इनेबल्स अ बिजनेस टू ऑफर its products and services to anyone or everyone in the world who has an internet enabled device. Do you agree with this sentence? So technically the entire world is your target market. Doesn't matter geographical location क्या है, important is सामने वाले के पास में एक proper internet enabled device होना चाहिए जिसके थ्रू वो मेरे बारे में information निकाल सकता है and order place कर सकता है। इस point number 1 clear? Point number 2, instant transactions, dash करके लिखो e-commerce transactions can take place on real-time basis. E-commerce transactions can take place on real-time basis, thus enabling prospective customers to respond quickly and helping businesses to crack number of deals. एक छोटा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, देखो अब ड्यूरिंग लास्ट 1.5 year व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर आपको कोई नियर बाय बंदा भी था जो आपको कोई प्रोडक्ट का सर्विस दे सकता है, हाउ द ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस? आपको प्रोडक्ट का फोटो खींच के भेजेगा, जो छोटा किराना शॉप वाला आदमी भी है, ऑन व्हाट्सएप भेजेगा, वो बोलेगा ऐसा है, मेरा गूगल पे नंबर ही है। कैन आई से इनडायरेक्टली वो एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ही है।
हाँ, उसके पास में एक अलग से वेबसाइट नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड द एंटायर फ्रेमवर्क डजंट वर्क, बट इनडायरेक्टली उसने एक इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस के थ्रू प्रोडक्ट डिसाइड किया, पेमेंट किया और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ. So this we all have been, using day in day out over a last period of 1.5 2 years, very commonly. और ज्यादा कॉमन हो गया कंपेरेटिवली. डंजो कितना चलना शुरू हो गया यार. एक जमाने मेरे को लगा फ्लॉप हो जाएगा ये. आई थॉट इट विल फ्लॉप. रादर डंजो पहली बार मैंने देखा था इन बैंगलोर 4 years बैक. जब किसी ने बोला था कि बैंगलोर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फ्रेंड दिस गाय वांटेड टू डिलीवर अ पैकेज, कि भाई इसने बोला मैं खुद नहीं जा सकता है, मैं डंजो कर देगा. मैं बोला वो क्या होता है. 4 years बैक आई आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई थॉट पुणे में तो कभी चलेगा ही नहीं, ट्रैफिक ही नहीं है अपने इधर. तो आई थॉट दैट वे अराउंड, बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक है, व्हाई विल दे कम टू पुणे, इतना तो ट्रैफिक ही नहीं है. अरे यार 2008 व्हेन आई केम टू पुणे, इन 30 minutes विद अ टू व्हीलर यू कैन रीच एनीवेयर इन पुणे. बिल्कुल ट्रैफिक अभी नहीं है ऐसा टाइम. Things have changed now, obviously, for sure, and it's working seamlessly in our city as well. So they will go to tier 2 tier 3 cities also eventually, because service अगर seamless में मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, problem नहीं है. Even banking documents you can get transferred very easily. आपको क्लियरली बोलता है क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रोडक्ट है तुम्हारा, क्या पैकेज है, उसके अंदर क्या है. और अगर मेरे को ट्रांसपेरेंसी मिल रहा है और मालूम है कि रिलायबल है, तो क्या दिक्कत है उसके अंदर. डंजो मालूम है ना आप लोगों को, पक्का ना. बाय द वे, आज के 4.5-5 साल पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास के अंदर एक टीम ऑफ स्टूडेंट्स ने ऐसा ही एक बिजनेस मॉडल पे काम किया था. उन्होंने बोला था कि दिस कैन बी अ न्यू बिजनेस मॉडल सर, सिर्फ डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट विद इन द सिटी. एक जमाने में लॉजिस्टिक मतलब क्या था, पूना से जयपुर भेजने का है, पूना से दिल्ली भेजने का है. So they thought, why not something like this within the city itself will come? Do you get my point? उनका प्रोडक्ट का नाम क्या था मेरे को नहीं पता. इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेक्चर्स विल ट्राई टू डू दैट. आई डोंट नो बाय दैट टाइम अपना लाइव क्लास कब तक चलेगा, कैसे होगा, मेरे को नहीं मालूम, बट अगर हुआ तो विल ट्राई टू. तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड डिवाइड द क्लास इनटू मल्टीपल ग्रुप्स. अ ग्रुप यूज्ड टू क्रिएट अ बिजनेस आइडिया कि एग्जैक्टली क्या नया चीज हम शुरू कर सकते हैं, फिर उसका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, ऑपरेशंस का फिजिबिलिटी क्या है, एंड देन दे यूज्ड टू पिच द आइडिया टू द क्लास, एंड द क्लास यूज्ड टू ग्रिल देम, आस्क क्वेश्चंस and prove them कि ये शायद सही है या गलत आइडिया. डू यू गेट माय पॉइंट. इट यूज्ड टू वर्क सीमलेसली, इट यूज्ड टू बी फन. रादर बहुत सारे बच्चों ने ऐसे आइडियाज पे सही में प्रेजेंटेशंस दिए थे व्हिच आई थॉट आल्सो ऑन दैट टाइम विल नॉट वर्क. मैं तुमको बताया भी था, वो एक उबर फॉर डॉग, वैग करके कंपनी है, यू डोंट नो दैट. सो अपने इंडिया में नहीं चलेगा. टीम ऑफ पीपल दे थॉट कि अगर लेट्स से यू हैव पेट्स, और लेट्स से आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, or let's say I'm not available for 4-5 hours, assume a situation, who can take care of my pet? So there should be a mobile application where I can find a person who can take care of my pet for that time period, and I can pay that person on an hourly basis. तो मेरा पॉइंट भी इंडिया में कौन पे करेगा, समझ रहे हो मेरा बात. मेरा पॉइंट भी ठीक था, बट मेरे को लगा दुनिया में कौन पे करेगा, क्योंकि मेरा थॉट छोटा था. इट इज $1 billion स्टार्टअप बाय द वे. इट्स $1 billion कंपनी इन यूएस. स्पेसिफिकली जितने सेलिब्रिटीज हैं उनको वो लोग ऑन बोर्ड लेकर के आए. डू यू गेट माय पॉइंट. एंड पीपल एक्चुअली पे $10 ऑन ए आवर्ली बेसिस, $15 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, टाइमिंग एंड द पर्सन. ऐसा तो जो बच्चे सोचते हैं कभी कभी वो अच्छा होता है और लॉजिकल भी हो सकता है, यू नेवर नो. चलो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है. 2 पॉइंट लेके तुमने, थर्ड पॉइंट अपन तो सॉल्व करेंगे आंसर्स. देखो पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइड्स अ डायनेमिक मार्केट. It provides a dynamic market. It provides a dynamic market. Dash करके लिखो. Due to e-commerce integration, the number of competitors and the strength of competitive pressure increases considerably comma, thus helping businesses to enhance their quality of product, or services. To enhance their quality of product or services.
मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, बिकॉज इतने सारे नए कॉम्पिटिटर्स आएंगे एंड एवरीडे बेसिस पे अगर आप अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करोगे तो कोई ना कोई और प्रोवाइड करने के लिए रेडी है. टुडे यू आर नॉट डिपेंड ऑन वन कंपनी. लाइक फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट दिस, इवन इन टेलीकॉम सेक्टर तुम कैसे बार्गेनिंग करता है. अगर जियो ढंग से काम नहीं करेगा तो मैं एयरटेल के पास चले जाएगा, एयरटेल नहीं तो आइडिया सोचेगा. समझ लो मेरे बात. तो दैट्स हाउ इट इज. यहां तो चलो तीन ही इतने में खत्म हो गया बात. इन केस ऑफ अदर बिजनेसेस देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स. फॉर एग्जांपल ब्रॉडबैंड फैसिलिटी का बात करो तुम, कितने लोकल प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं. देन उसके बाद तुम्हारे पास जियो भी है, एयरटेल भी है, उसका ब्रॉडबैंड भी एग्जिस्ट करता है, बीएसएनएल भी चलता है. अच्छा यार, टाटा का चलता है अभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि सर ओवरऑल ई कॉमर्स के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि शायद आपको अपना बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, it will help in reduction, it will help in reduction of costs, reduction of costs. Dash करके लिखो under that point number A. It can result into significant reduction in advertising cost. It can result into significant reduction. It can result into significant reduction in advertising cost. Number 2, overall operating cost and other overheads. Overall operating cost and other overheads. I don't want your help. क्या लिखा तुमने? Overall operating costs and other overheads can also come down due to reduction in suppliers bargaining power, due to reduction in suppliers bargaining power and automation of business processes. Automation of business processes. सब कुछ मैंने मर्ज कर दिया. देखो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा बहुत सारे प्लेयर्स के लिए. उसके अलावा जो बाकी नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सर इन जनरल, क्योंकि क्वांटिटी गेम बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम गेम अच्छा हो जाएगा, तो सप्लायर से उनका जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा. तो मैं कम से कम प्राइस में रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर कर पाऊंगा. एंड एट द सेम टाइम अगर मेरे बिजनेस प्रोसेस को मैंने स्ट्रीमलाइन कर लिया, यूनिफॉर्मिटी लेके आ गया, उसमें कुछ ऑटोमेशन लेकर के आए. फॉर एग्जांपल पेमेंट के रिगार्डिंग 4 लोग चाहिए थे, अभी कोई नहीं चाहिए, रेजर पे अकेले काफी है. डू यू गेट माय पॉइंट? सो मेरे लिए ओवरऑल जो रन करने का कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा. शायद मेरे मार्जिन्स अच्छे से इंप्रूव होंगे. ये एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस को मिल सकता है. क्या ये चारों पॉइंट क्लियर है? एक बार आप 2 मिनट स्पेंड करके आपने जो लिखा है वो भी पढ़ो नोटबुक के अंदर. ठीक लग रहा है क्या आपको? डन. एक चीज समझ में आया क्या सर? पढ़ना, डिस्कशन करना बहुत इजी है, थोड़ा लिखने के लिए एफर्ट लगेगा. ऐसा थोड़ा लगा क्या? थोड़ा. इसीलिए अभी से एफर्ट डालते जाना उसके रिगार्डिंग, एंड इट विल सॉल्व द पर्पस. अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, दैट विल बी सिंपल. क्योंकि आपको पता है छोटा सा रेंज है, थोड़ा सा इजी से लेकर के मीडियम रेंज, थोड़ा डिफिकल्ट भी जाएगा, बट देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट. प्रॉब्लम एक ही है, हर चीज के बारे में इतना लिखा है ना उन्होंने कि तुमको स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट है, पर थोड़ा देर के बाद में अरे बस कर, बेनिफिट्स हो गए रे, आगे चल. बट प्रॉब्लम क्या है, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा और मेरे को तो तेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना 6 मार्क का आंसर लिखवाने के लिए. पता चले, सोच, पूरा चैप्टर हमने 10 दिन में 20 घंटे तक लेक्चर्स लेकर के पढ़ा, उसने क्वेश्चन पूछा सिर्फ बेनिफिट्स पे. हो सकता है ऐसा 10 मार्क का वेट है ना चैप्टर का पूरा बेनिफिट्स पूछा, और तू बेनिफिट्स के अंदर यही भूल गया बेनिफिट्स यूजर के लिए था, गवर्नमेंट भूल गया.
बिजनेसेस भूल गया और उसके अंदर हेडिंग्स भूल गया फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो वेस्ट ऑफ 20 आवर्स, योर 20 आवर्स, प्लस जो तुमने बाकी चीजों को स्ट्रेस में पढ़ा होगा, और क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत डिफिकल्ट था, उसको याद करने के लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होगा, थोड़ा सा इसीलिए चीजों को लिखते जाओ, स्ट्रीमलाइन करते जाओ, ताकि अगली बार जब पढ़ो ये समराइज नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं. इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू रिवाइज वेरी वेरी इजीली. डू यू गेट माय पॉइंट? पक्का? और चलो एक चीज और, ईआईएस के अंदर तुम्हारे लिए टेस्ट बहुत सारे लेने पड़ेंगे ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए. मेरे को सही में ऑडिट की तरह टेंशन नहीं, क्योंकि वो इतना ओवर ओपन एंडेड प्रोसेस है, और वहां पर क्या है 44 मार्क इजी है, 30 मार्क एमसीक्यू प्लस करेक्टिंग करेक्ट है. समझ रहे हो मेरा? यहां से 30 नंबर ही है. समझ रहे हो मेरा? यहां थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है कंपेरेटिवली. तो यहां पर हम जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर 4 इज डन, विल टेक अ टेस्ट. सो एवरी चैप्टर बाय चैप्टर विल टेक अ टेस्ट. थोड़ा इज्जत से पढ़ना, सीरियसली लेना उसको, ताकि तुमको ओवरऑल कंफर्ट आते जाएगा. ठीक है? सेम थिंग विल ट्राई टू डू फॉर एसएम आल्सो. इन एसएम विल नॉट टेक चैप्टर बाय चैप्टर, विल टेक प्रॉब्ली 2-3 चैप्टर्स, देन वी टेक अ टेस्ट. ठीक है? आगे बढ़े. चलो सर, अभी तक क्या पढ़ा मुझे बताओ. ईएस के अंदर सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई कॉमर्स हो गया, उसके बेनिफिट्स क्या थे समझ में आ गए. एंड सर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ये तो तुमको समझ में आ चुका होगा. आगे बढ़े. चलो सर नेक्स्ट, कोई डिफिकल्ट चीज पढ़ते हैं बहुत. डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस. इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत टाइम पास है. डिसएडवांटेज नंबर 1 देखो, बस देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज. और जब हम प्रेस्टीज पॉइंट के अंदर बैठे हैं तो हमको प्रॉब्लम मालूम है. यहां आता है कि इंटरनेट अच्छे से? यहां फिर भी ठीक है, तुम अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाओगे ना, एक जमाना था, लिटरली बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, व्हेन आई केम टू दिस बिल्डिंग, मेरे पास में था सबसे पहले एयरटेल. सुबोध सर ने बोला सिर्फ आइडिया आता है इधर, तो आइडिया में कन्वर्ट किया. समझ? नहीं नहीं, मेरे पास वोडाफोन था, और एक जमाने में वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे, सिर्फ वोडाफोन था. समझ रहे हो? तो आई यूज्ड टू रोम अराउंड द बिल्डिंग की किधर नेटवर्क आ रहा है एग्जैक्टली. सो वी फाउंड एकदम गैलरी में ऐसे एक दो स्पॉट से मेरे को अभिषेक को पता चला कि उधर इंटरनेट आता है. समझ रहे हो? तो वहीं खड़े रहने का, अपना गाइड वैसे अगर चेक करने का है तो. उसके बाद पता चला कि वोडाफोन बंद हो गया, अब सिर्फ आइडिया आता है, तो आइडिया में कन्वर्ट किया. फिर पता चला वोडाफोन आइडिया दोनों साथ में आ गए, तब भी इंटरनेट नहीं आ रहे. तब मैंने उस आइडिया वालों को बोला क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग अब तो साथ में आ गए, अभी भी एफिशिएंसी मतलब वैसा ही. बोला सर आप बताइए सर कहां प्रॉब्लम है. वो बात तो ऐसे कर देना वो लोग, गिव अस योर लोकेशन विल सॉल्व दिस. ऐसा लग रहा है जैसे इमीडिएटली सॉल्व कर ही देंगे. कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज. तुमको लगना चाहिए तुम्हारी बात सुन रहे हैं, जैसे मैं तुम्हारी बात सुनते रहता है. समझ रहे हो क्या मेरा बात? इट्स अ सिमिलर मैकेनिज्म, देयर इज नथिंग एल्स. उसके बाद आखिरी में पता चला अभी भी जियो चलता है in certain places. So internet connection is a problem, and without a good internet connection the entire e-commerce is a questionable framework. क्योंकि सोचो ना, इसके बिना transactions हो नहीं पाएंगे. तो point number 1, internet connectivity, इसकी problem बहुत है. देखो, may not be available in rural and remote areas. I have a different experience. I believe in rural areas it is working nicely. एटलीस्ट जियो के लिए तो मैं कमेंट करता हूं आपको, लाइक इन स्मॉल टाउन्स एंड ऑल, जियो बहुत सीमलेसली काम कर रहा है वहां पे. प्रॉब्लम इज इन अ बिगर सिटीज कंपैरेटिवली. बट ठीक है, अभी हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, रूरल एरियाज या रिमोट लोकेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा. दैट इज अ डिसएडवांटेज नंबर 1. पढ़ो जरा, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है क्या? सिंपल है क्या? पढ़ लो एक बार. अब दूसरा वाला प्रॉब्लम देखो, खतरनाक है. हाई स्टार्टअप कॉस्ट. अगर आप स्टार्टअप मतलब ये वो स्टार्टअप नहीं, ये बोल रहे हैं कोई भी बिजनेस है, अगर आपको ई कॉमर्स अरीना में एंटर करने का है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए टू गेट और टू बिकम पार्ट ऑफ ई कॉमर्स वर्ल्ड यू नीड टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी. दैट इज ट्रू. रीड पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? कनेक्शन, इंटरनेट कॉस्ट. दूसरा चीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. उसने कुछ डिफाइन नहीं किया, बट एक्चुअली में अगर आप मुझे पूछोगे, गेटिंग अ गुड वेबसाइट इन प्लेस. Do you get my point? Getting a payment bank in place. आजकल एक्चुअली में काफी कम प्राइस हो गया है, काफी कम प्राइस हो गया है. Today getting a website can range from 5,000 rupees and obviously it can go up to 5 lakh also. That's subjective, but it depends. अगर आपका बिजनेस एकदम नॉर्मल बिजनेस है तो पता है ना, आपको मालूम है क्या, Wix है, WordPress है, मालूम है क्या इनके बारे में? These are platforms where you can make your own website. There are templates readily available. Template को पिक करो, it's like step by step change करो, आप अपना खुद का वेबसाइट खुद बना सकते हो. It's actually not that difficult comparatively. So there are websites which helps you in making websites and mobile applications also. तो हाँ, उनके हिसाब से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा. देखो, आपको कंप्यूटर लगेगा, मॉडेम लगेगा, राउटर लगेगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा. You get my point? पर वो जरूरत नहीं है. थर्ड पॉइंट देखो, सेटअप कॉस्ट. देखो, दिस इंक्लूड्स एम्प्लॉय वर्क आवर्स.
इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द सिस्टम, उस सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा ना, इसके लिए एक एम्प्लॉय को टाइम डिवोट करना पड़ेगा, सर्विस चार्जेस। लास्ट पॉइंट देखो, मेंटेनेंस। यार एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 1000, 2000, 5000 रुपए के होते हैं आज की तारीख के अंदर, समझ रहे हो, बट स्टिल इनके हिसाब से ये हाई स्टार्टअप कॉस्ट है टू स्टार्ट विथ योर ई कॉमर्स बिजनेस। ये डिसएडवांटेज है, लिखने का है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल इश्यूज। ये मैं अग्री करता हूं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। आज भी बोलता हूं मैं, साइबर क्राइम इज देयर बट पीपल डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। रादर धीरे धीरे थोड़ा और क्लैरिटी आते जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इंप्रूव किया है। अरे पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या था, आज के 10-12 साल पहले, अगर ईमेल पे कंफर्मेशन है, क्या वो एक एक्सेप्टेबल लीगल एविडेंस है क्या? फिजिकल कंफर्मेशन is acceptable, do you get my, with my seal and sign, but email confirmation, is that a legal evidence, that is that a acceptable evidence in the court of law? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने बोला हाँ है। डू यू गेट माय पॉइंट? अदरवाइज तो पहले बोलता था मेरे को प्रोडक्ट आ गया, इनवॉइस नहीं आया। So now the official online invoice issued to you, can that be a legal invoice? Yes, that is acceptable. Do you get my point? And वो नीचे बोलता भी ना, this is a electronically generated invoice, it does not require a physical signature. ऐसा लिखना पड़ता था ताकि लोग पहले बोलते थे इनवॉइस साइन नहीं है इसके अंदर। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स हाउ थिंग्स हैड टू चेंज। तो ये लीगल इश्यूज में बोल रहा है, आज भी ऐसे बहुत सारे लीगल इश्यूज एक ई कॉमर्स बिजनेस फेस कर सकता है जो शायद उनको मालूम नहीं होगा और इवेंचुअली प्रॉब्लम। मैं आपको ट्विटर का एग्जांपल दिया ना यार, सेम चीज। सो द पॉलिसीज विल कीप ऑन चेंजिंग। अरे आई होप यू नो दैट द फेसबुक गाय Zuckerberg, Mr. Zuckerberg, the Google Sundar Pichai, all of them were questioned by the Congress of US about data privacy issues. So it's not going to be a simple world. The e-commerce world is filled with more and more laws, और आगे और stringent laws आते जाएंगे। तो ये legal issues आपके लिए problem हो सकते हैं। देखो एक लाइन को मार्क करना, it is almost uncertain to certain the legal issues that will start to pop up as business on internet progresses। जितना ज्यादा आप business को progress करते होगे, कौन कौन से countries के और अलग अलग policies शायद हमारे लिए problem create कर सकती है। इस point नंबर सी clear to you। चलो पॉइंट नंबर डी, सम बिजनेसेस, बहुत इंटरेस्टिंग है, मे नेवर लेंड देमसेल्व्स टू ई कॉमर्स। एग्जांपल पढ़ के देखो नीचे क्या लिख के दिया है। विल यू बाय 10 लाख वर्थ ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम तनिष्क का ऑनलाइन स्टोर? तनिष्क का नाम दे रहा हूं तुमको मैं यार, इट्स टाटा। विल यू स्टिल बाय 10 लाख वर्थ ऑफ ज्वेलरी? पहली बात तो क्यों ही खरीदोगे, बट दैट्स ओके, दैट्स योर चॉइस। बट विल यू बाय 10 लाख वर्थ ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम तनिष्क ऑनलाइन स्टोर? आई डोंट नो, पहले वो बेचते नहीं है क्या ऑनलाइन? बेचते हैं, हाँ दे डू। सो विल यू बाय इट? कैसे सर, डिजाइन चेक करना है, गोल्ड का क्वालिटी देखने का, तुमको समझता है जैसे, पर नहीं सर देखेंगे ना, बोलता थी जैसे आम खरीदने के जा रहा हूं, क्वालिटी ऐसा होता है ना। तो सर ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं। अब हाँ, इसमें अगर एंटिक्स, इसने एक एग्जांपल दिया है, दिख रहा है क्या एंटिक्स? ये तो लॉजिकल, अब एंटिक का प्राइसिंग बिडिंग के हिसाब से होता है, तो वहां पर तो आप आइडियली कुछ चीजें शायद कभी भी ऑनलाइन नहीं जा पाई। इसको नेगेटिव लिखने का, नेगेटिव लिखेगा ये, क्योंकि इसको नेगेटिव्स लिखने हैं। अगला पॉइंट देखो, कल्चरल इंपेडिमेंट्स। इंपेडिमेंट्स के ऊपर लिखो हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस मतलब कुछ चीजें जो आपको रोकती है, कल्चरल एस्पेक्ट्स जो आपको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करने से रोकेंगे। सुनो, ये एक्चुअली में ऐसा था। आज भी इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूजर्स बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड ऑन योर ओन नेम? एक, दो। क्यों है तुम्हारे पास में क्रेडिट कार्ड? जरूरत क्या तुमको? नहीं है ना? गुड, नहीं होना चाहिए। है सर, दे दिया उन्होंने 30,000 40,000 का, ऐसा बाई डिफॉल्ट देते ना आईसीआईसीआई बैंक वगैरह ना। ऑनलाइन कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर क्रेडिट कार्ड्स विद योर ओन नेम? सर बैंक अकाउंट ही नहीं है। बाय द वे, अगर मेरे को एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड चाहिए, एचडीएफसी बैंक का, तो मेरे को एचडीएफसी बैंक के साथ में बैंक अकाउंट रखना जरूरी नहीं है। क्रेडिट कार्ड इज अ सेपरेट अकाउंट ऑल टुगेदर। क्रेडिट कार्ड का अपना अलग अकाउंट होता है, अलग स्टेटमेंट होता है पूरा का पूरा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन केस यू डोंट नो दिस। है क्या कोई? इनकम प्रूफ नहीं है सर। इनकम प्रूफ क्या? इनकम ही नहीं है ना बेटा, प्रूफ कहां से आएगा यार? बोल रहे इनकम प्रूफ नहीं है। In India, number of credit card users is very very less. You'll be shocked if you go to other countries. तुम अगर एजुकेशन लोन पे हो, यूएस के अंदर तो क्रेडिट कार्ड ऐसे मतलब अपना पेपर छापते ना
न्यूज़पेपर्स उस स्पीड से छपते हैं. दैट एंटायर इकोनॉमी वर्क्स ऑन क्रेडिट कार्ड्स एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. हर एयरलाइन का क्रेडिट कार्ड है, उसका खुद का क्रेडिट कार्ड है. हर कपड़ा बनाने वाला कंपनी का खुद का क्रेडिट कार्ड है. वो बस चाहता है आपको कनेक्ट करते जाना. They just want you to keep buying, keep buying, keep buying, and the credit history just keeps getting created. Rather, having 5-7 credit cards is normal. You know, the mechanism is simple. Since everything is connected to your social security number, the concept of Aadhaar card, which it's supposed to work with. Social security number से तुम्हारा salary linked है, तुम्हारा income tax का returns processing linked है US के अंदर, तो उससे तुम्हारा credit history में मालूम है तुम्हें कितने already linked credit card दिए हैं. विद वॉट क्रेडिट लिमिट, वो सब लिंक्ड है. तो अगर तुमने लेट्स से कोई एक स्टोर जारा के पास गए, तुमने शॉपिंग किया, उससे पूछा डू यू वांट अ क्रेडिट कार्ड, वहीं पे पूछेगा. ठीक है, तो बोला नो आई डोंट वांट. और तूने अच्छा शॉपिंग किया, तूने पे किया, और तूने लेट्स से बनाना रिपब्लिक दूसरा ब्रांड है उसके थ्रू कार्ड के थ्रू पे किया. इसको मालूम है ये कस्टमर रेगुलरली कपड़े खरीदता है, क्योंकि बनाना रिपब्लिक में कपड़े बना के बेचता है, ये भी कपड़े बेचता है. समझ रहा मेरा बात, इसको आदत है. तो क्या करेगा, तू घर जा, तेरा एड्रेस तो रहेगा उसके पास में, मेलिंग एड्रेस, वो तेरे को एक हफ्ते बाद में क्रेडिट कार्ड भेज देगा. तूने मना किया, अभी तेरे ऊपर है तेरे को उसको एक्टिवेट करना है या नहीं करना है. समझा क्या मेरा बात. फॉर एक्टिवेशन यू नीड टू कॉल देम एंड गेट इट डन. दे विल सेंड यू, कि तेरा गलती से मन बदल जाए, मेरा कार्ड देखने लगे कार्ड बहुत सुंदर है, पीपल आर देयर यार, उनको कार्ड भी पसंद आता है. इट इज पॉसिबल. अरे इंडिया में आता ना, तुमको मुंबई इंडियंस वाला कार्ड चाहिए, कोटक बैंक के भी इस तरह था ऐसा. मेरे को आज तक समझ में नहीं आया वो कॉन्सेप्ट यार. मतलब अपने कार्ड को कौन देखता है इतना यार, आई मीन. ठीक है, एनीवेज दे सेंड इट. सो इट इज स्टिल अबाउट टू वर्क. तो इंडिया में अगर जब पहली बार उबर आया था, मैंने बताया भी होगा शायद तुमको फाउंडेशन क्लास में, पहली बार उबर जब आया था तो उसने बोला यू नीड अ क्रेडिट कार्ड टू बुक अ कैब. तो भाई टारगेट मार्केट ही खत्म हो गया इंडिया का, क्योंकि गिने चुने लोग रहेंगे. दे नीड टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, एंड दिस इज 10 years back, 2012, when I was in Hyderabad. I thought they're stupid. They need to understand that this cannot survive in this country. They did not think. They thought जैसे यूएस में काम होता है वैसे ही इधर काम होगा, सेम ही बिजनेस है, सेम ही सर्विस है. उन्होंने कैश तो बहुत बाद में एक्सेप्ट करना शुरू किया. जितने में ओला आ गया, ओला ने उबर को बैंड बजा दिया, समझ में आ गया उबर को शिट हम बहुत खराब कर रहे. वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू हायर इंडियंस टू रन इन इंडिया. देन दे change their policies eventually. So sir, cultural impediments या hindrances, मतलब कुछ लोग अभी भी बोलेंगे ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे. देखो, some customers are somewhat fearful of spending their sending their credit card numbers over the internet. Moreover, many consumers are simply resistant to change and are uncomfortable viewing merchandise on a computer screen rather than in person. They will still be more comfortable कि मैं शॉप पे जाएगा फिर परचेस करेगा. ये नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास ऐसा 3D सिक्योर पिन या OTP आता ना अलग से, दैट कॉन्सेप्ट डजंट एग्जिस्ट इन US. It doesn't exist. So if you have a credit card picture, you can do the transaction. So if I have your credit card picture, I can make a payment. So what about someone steals the credit card? Yes, किसी ने फोटो खींच दिया तो ही. Yes, it is possible. But then there is another contract which exists in US banks, which doesn't exist here. अगर मैंने let's say मेरे पास चेज करके एक बैंक है, उसका ट्रांजेक्शन किया कार्ड से. लेट्स से ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया था. डू यू गेट माय पॉइंट? एंड आई एम द कार्ड होल्डर, किसी और ने मेरा कार्ड चोरी करके ट्रांजैक्शन कर लिया. आई कॉल अप चेज, आई टेल देम कैंसिल द ट्रांजैक्शन. चेज विल कॉल अप द रेस्पेक्टिव पर्सन्स बैंक जिसने वो पेमेंट एक्सेप्ट किया था, एंड दे विल कैंसिल. सर व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? मैं चॉकलेट खरीदा खा गया. हो सकता है ना यार, तुम्हारा डाउट रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा सेम डाउट था ना, इसीलिए. So they get that insured. So there is an insurance up to certain amount. समझ रहे हो क्या मेरा बात? Up to that amount, it is taken care by the banks. They redeem that. वो तुमको रिफंड करके देगा आइडियली. और तू क्या सोचेगा? फोटो खींचा, चॉकलेट खरीदा, खाया, भाग गया. ट्रैक कैसे करेगा इंसान को? बट दे विल ट्रैक ट्रांजैक्शन कहां हुआ था, और हर ट्रांजैक्शन प्लेस पे कैमरा लगा रहेगा. एग्जैक्टली किसने ट्रांजैक्शन किया. अरे साइन करना पड़ता टाइम पास के लिए ऐसा साइन. रादर आई विल टेल यू, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग एंड आई यूज्ड माय इंडियन क्रेडिट कार्ड देयर, और ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा था वहां पे. वो बोला इट इज आस्किंग फॉर अ पिन. व्हाई इट इज आस्किंग फॉर अ पिन? आई सेड माय कार्ड हैज अ पिन. तो बोला नो देयर शुड नॉट बी एनी पिन. देयर इज नहीं भाई, समझ, दे वर्क डिफरेंटली.
Do you get my point? Yes, you can come across these scenarios. So sir, cultural impediments can be problem. Last one, security concern. ये तो genuine problem है, इसीलिए कॉन्सेप्ट है प्राइवेसी पॉलिसी. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी बोल दिया है, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, समझ रहे हो मेरा बात, तो जो पेमेंट बैंक है, रेजर पे वगैरह फॉर एग्जांपल, तुम्हारा पेपाल हो गया, वो तुमको इंटीग्रेशन करके दे ही नहीं सकते हैं. So Razorpay will not connect to your website. PayPal will not connect to your website if your website does not have privacy policy. You need to have a proper disclosed privacy policy at the end of your website. जो फ्रंट पेज रहेगा ना, होम पेज, उसके एंड पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होना चाहिए, प्रॉपरली पॉलिसी लिखा होना चाहिए, प्रोडक्ट का रिफंड के बारे में पॉलिसी लिखा होना चाहिए, गारंटी के बारे में ये लिखना जरूरी है. इसके बिना कोई भी पेमेंट बैंक इंडिया के अंदर तुम्हारे बिजनेस के साथ में इंटीग्रेट नहीं करेगा, चाहे तुम्हारा वेबसाइट इंडिविजुअल लेवल पे है, प्लेटफॉर्म लेवल पे है, एग्रीगेटर लेवल पे, कोई भी लेवल पे. तो सिक्योरिटी कंसर्न है जरूर, इसको सॉल्व करने का ट्राई किया जा रहा है. क्या डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव बात? बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया कि आपको? 2 मिनट स्पेंड करो, फटाफट से पढ़ो और जल्दी लिख के खत्म करेंगे इसको. सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, ये बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़ लो एक बार. बच्चे ने डाउट पूछा, बट सर वेरी फ्यू कस्टमर्स एक्चुअली रीड प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस. आई एग्री विथ यू, पीपल डोंट रीड, but they will read the day they want to fight. So let's say if I have a problem with your product, I want to fight with you, then I will go to your website. तुमको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं है, तुम जल्दबाजी में खरीद लिया, बाद में तो रिटर्न पॉलिसी ढूंढते रहता है ना उसका, बैठ करके आराम से, कि कैसे रिटर्न करने का है, रिफंड होगा कि नहीं होगा, तुम बाद में ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है. अगर मैं बोलता हूं गवर्नमेंट को एक अच्छा मैकेनिज्म बनाने का है, तो पहले से पॉलिसीज को वेबसाइट पर रहने दो ना क्लियरली, और छुपा छुपा के नहीं, क्लियरली रहना चाहिए कि लिंक पे क्लिक किया, मेरे को आराम से समझ में आना चाहिए सीमलेसली कि भाई एग्जैक्टली क्या पॉलिसी है. क्योंकि इवेंचुअली अगर बाद में किसी ने एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल किया, तो सर लीगली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना. इसीलिए हम एक काम करते हैं ना भाई, बिजनेसेस को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, और लॉजिकल भी है यार, अकॉर्डिंग टू मी सिंपल है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वेबसाइट है जहां से तुमने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, और लेट्स से प्रोडक्ट परचेस करते वक्त तुमने तुम्हारा नाम, डिटेल, एड्रेस दिया होगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा. आई शुड नॉट बी शेयरिंग दिस डेटा विद एनीवन. डू यू गेट माय पॉइंट? या ये डेटा मेरे पास में आना ही नहीं चाहिए. क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि डेटा लेट्स से रेजर पे से लिंक्ड है, तो रेजर पे के पास ही जाएगा डेटा. तो मैं बोल दूंगा मेरे पास डेटा ही नहीं आता है, या आता है तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता. अगर मैंने किया, आई विल बी गिल्टी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट शुड बी देयर, लॉजिकल है बेटा, इट्स इंपॉर्टेंट. आई विल शो यू अ सैंपल प्राइवेसी पॉलिसी, सो डोंट वरी. देखेंगे, डिस्कस करेंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस, सब है, सब है तुम्हारे सिलेबस में, टेंशन मत लो. पढ़ो पढ़ो डिसएडवांटेजेस एक बार. तुम पक्का है, पता है ये फर्स्ट पॉइंट तो लिखोगे, लिखोगे इंटरनेट कनेक्शन वाला, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना ही चाहिए ना यार. हाई स्टार्टअप कॉस्ट भी लिखो ना आराम से. कनेक्शन कॉस्ट आएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, टाइम पास है आराम से. फिर उसके बाद कुछ बिजनेसेस शायद सर कभी भी ई कॉमर्स पे नहीं चल पाएंगे. पॉइंट नंबर डी, एग्जाम्पल लिख देना, ज्वेलरी वाला या एंटिक का. फिर सिक्योरिटी कंसर्न, यहां पे एग्जाम्पल लिखना, प्राइवेसी पॉलिसी. प्राइवेसी पॉलिसी, नोटबुक निकालो, गिव ए हेडिंग. शाबाश शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं बेटा. गिव ए हेडिंग, disadvantages or limitations, disadvantages or limitations of e-business, disadvantages or limitations of e-business. कोई भी 4 हेडिंग जो आपको पसंद है लिख लो आराम से.
देखो यार, ये तो अग्री करोगे, इन सब हेडिंग्स में एटलीस्ट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आराम से वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके लिखना मुश्किल नहीं होगा। आगे बढ़े, चलो लेट्स गो नेक्स्ट। कम टू पेज नंबर 4A.11। अब कुछ इंटरेस्टिंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिजनेस मॉडल वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने? हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिजनेस मॉडल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल वर्ड का मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? व्हाट इज द बिजनेस दैट इज बिजनेस मॉडल? What strategy they use to make money, to run their business। तो बिजनेस मॉडल ना एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा कमा सकते हैं। सो बेसिकली इफ समवन कम्स टू यू, आई हैव अ न्यू बिजनेस आइडिया, मैं कुछ तो बनाना चाहता हूं, तो उससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? पैसा कैसे कमाएगा? तू ये कीबोर्ड बनाएगा वो ठीक है, समझ रहे मेरे बात, इसको बेचेगा कैसे? टारगेट मार्केट कौन है? कितना पैसा पे करने को तैयार है? ऑलरेडी कितने कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं? सो व्हेन यू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस टू गेट द मेन आंसर कि तू एक्चुअली में क्या ओवरऑल फ्रेमवर्क यूज करते हुए ये बिजनेस को रन करेगा, प्रोडक्ट को बना के प्रोवाइड करेगा, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ताकि तू कंसिस्टेंटली अच्छा पैसा कमा सकता है, ये आइडेंटिफाई करने का जो पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। ट्रस्ट मी, एक बिजनेस मॉडल को डिजाइन करने के लिए यू नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री इन विच यू आर एंटरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी एक आइडिया लेकर के जाओगे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा ना दैट दिस मास्क इज हियर टू स्टे, एंड मास्क के बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किए फ्रॉम अ स्मॉल स्केल टू अ वेरी हाई स्केल। मतलब एक छोटा 5 रुपए का मास्क से लेकर के आई थिंक आई एम श्योर लोगों ने लुई विटॉन का मास्क बना के भी बेचा होगा। आई एम श्योर बेचा होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग 100%, एंड दैट मास्क वुड हैव कॉस्टेड यू मे बी $500 or $1000 ऑल्सो, मे बी पॉसिबल। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है, मैंने नहीं खरीदा यार, बट 5 रुपए से लेकर के बिजनेस $1000 तक का हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा टारगेट मार्केट क्या है, तुम्हारे पास में एक्सपर्टीज है क्या चीज बनाने के लिए? आइडियली, डू यू गेट माय पॉइंट? तुम लोग, ये सस्टेनेबल बिजनेस रहेगा क्या? विल दिस सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years? सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम टू योर माइंड टू एक्चुअली मेक श्योर कि हाँ यार, ये बिजनेस सही में सस्टेन कर पाएगा क्या, सही में पैसा कमा पाएंगे क्या? पता चले आज पैसा खर्च कर रहे हो आप बहुत सारा, बट विल दिस सर्वाइव? आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। ड्रीम 11, उसको अपना बिजनेस पिच करने के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा स्टार्टिंग में। सिर्फ बेटिंग बहुत कॉमन है इंडिया में, ऐसा नहीं कि बेटिंग नहीं होता है, भर भर के होता है इंडिया में बेटिंग, और हर चीज में बेटिंग होता है यार। लाइक तुम बात कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट क्या फुटबॉल के अंदर होता होगा, पॉलिटिकल जो पार्टीज के इलेक्शंस होते हैं उसके ऊपर बेटिंग होता है। बेटिंग टेक्स प्लेस एवरीवेयर ऑन एवरी एस्पेक्ट। डू यू गेट माय पॉइंट? कुछ नहीं, तुम शायद क्लास में बैठे बैठे बेटिंग करते रहते होगे, क्या पता हमको यार, यू नेवर नो। तो पॉइंट इज, उसको प्रूव क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? सस्टेनेबल कैसे रहेगा। और जो बेटिंग आज तक अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है वो ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे होगी? अरे भाई, क्रिकेट में बैटिंग अनऑर्गेनाइज तरीके से सालों से चल रहा है, सालों से, फॉर इयर्स, एंड इन ऑल कंट्रीज, इन ऑल कंट्रीज। सो यूएस ने ऑफिशियली बोल दिया, लीगलाइज्ड है, बेटिंग कंपनीज बनाओ, अब बेट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पता है उन्होंने, चलो तुमको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। पहले एक केस फाइल हुआ, ड्रीम इलेवन के अगेंस्ट केस फाइल हुआ था बाय द वे, फॉर इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ पीपल, और उन्होंने बाद में बताया इट्स अ गेम ऑफ स्किल, इट्स अ गेम ऑफ स्किल। उसको देखा कि हर एडवर्टाइजमेंट में बार बार आता है तुम अपना स्किल, दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग इस्तेमाल करो। अरे कुछ नहीं है, उसको लोगों को बताना केस फाइल मत करना अगली बार। समझ रहा है क्या मेरे बात? मैं तेरे को स्पेकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्पेकुलेट, आई एम आस्किंग यू टू यूज योर काइंड ऑफ स्किल। अल्टीमेटली है तो गेम ही ना। डू यू गेट माय पॉइंट? हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दैट? फॉर एग्जांपल, अभी बैटिंग ये भी हो रहा होगा कि ये अपना इंडियन न्यूजीलैंड का मैच होगा कि नहीं होगा खत्म, मैच ही होगा कि नहीं होगा खत्म यार। इवन ऑन दैट देयर कैन बी बेट्स। लॉजिकल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, अब क्या उसमें क्या स्किल है? नहीं, मैं बादल को देख के देख सकता है क्या आज होगा कि नहीं होगा मैच, ये तो कोई स्किल नहीं हुआ तुम्हारा, वेदर फोरकास्ट पढ़ के कोई स्किल सेट नहीं हुआ। तो पॉइंट इज, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स मतलब तुम्हारा ओवरऑल मैकेनिज्म क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, तुम लोग एग्जैक्टली पैसा कैसे कमा पाओगे। जरा नीचे आओ, एक लाइन को मार्क करना। A business model is the adaptation of organizing, अरे सेम ही चीज लिखा, a business model is adopted by an organization as a framework, it is a framework to describe how it makes money on a
सस्टेनेबल बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ पैसा कैसे कमाएंगे वो नहीं, क्या ये पैसा एक्चुअली में आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल तक सरवाइव होगा क्या, सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में ये काम ऐसे चल पाएगा। अगर आप ये प्रूव कर सकते हो through a presentation or maybe through an infographic or maybe through a speech, then I say you're talking about the business model. But here you'll have to prove कि मैं सर exactly प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, ये प्रोडक्ट कैसे डिलीवर किया जाएगा, क्यों ये कस्टमर वापस से मेरे पास में आके सेम प्रोडक्ट खरीदने का ट्राई करेगा, या क्यों मैं ग्रोथ अचीव करूंगा ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स के अंदर या मे बी डाइवर्सिफिकेशन करके। ये अगर आप प्रूव कर सकते हो तो मतलब आपके पास में अच्छा बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करता है। पर देखो, प्रूव करना एक चीज है, रियलिस्टिकली क्या होगा दैट इज अ डिफरेंट अरीना ऑल टुगेदर। थिंग्स कैन ऑब्वियसली गो डाउन ऑल्सो, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा एक अच्छा बिजनेस मॉडल काम करेगा ही। बात समझ में आया क्या? अब यहां पर ये क्यों बता रहा है आपको बिजनेस मॉडल, पता है क्या? ये आपको बताएगा ई कॉमर्स में ऐसे अलग अलग कैटेगरी के प्लेटफॉर्म्स हैं। सुना है क्या? B2B, B2C, C2C, सुना है क्या? टाइम पास कीजिए, इधर आओ एक बार रेफरेंस के लिए पढ़ेंगे, डोंट वरी। देखो पहला चीज क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का एग्जांपल पता है कोई? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ B2C? कैन यू गिव मी एनी ई कॉमर्स बिजनेस एग्जांपल फॉर B2C? और कितने सारे हैं अपने आसपास यार, जोमैटो, स्विगी, सब B2C तो है। इट इज बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली, यस और नो? B2B का एग्जांपल दे सकते हो तुम मुझे, बिजनेस टू बिजनेस? इंडिया मार्ट हो गया, जेडी मार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, वेयर अ बिजनेस इज डीलिंग विद अनदर बिजनेस फॉर देयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है? C2C, कस्टमर टू ईबे इज वन एग्जांपल, या OLX, जहां पर अपना यूज प्रोडक्ट अगर आप बेचने का ट्राई करते हो तो C2C कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये बहुत रिस्की है, इंडिया में इतना चलता नहीं है। Cars24 इज अ मिक्सचर। अच्छा एक बात और बोलूं तुमको मैं, हर बिजनेस C2C रहेगा, कोई जरूरी नहीं। एक पॉइंट क्या हो उसको B2C बनने का, तो फॉर एग्जांपल Cars24 में क्या है, तुम अपना गाड़ी गए बेच के आओ, अब वो क्या बोलता है, इतनी गाड़ियां इकट्ठी हो गई मेरे पास में, अब नया मॉडल क्या है उसका, नाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ रेडीमेड अवेलेबल कार्स, यूज दैट कार फॉर सम डे, कंफर्टेबल हो गया, तुम एक डिपॉजिट पे करो, तुमको लगता है तुम मेरे से गाड़ी खरीद लो। समझ रहे हो क्या मेरा बात? तो पहले आप उस बिजनेस के पास जा रहे थे, अब बिजनेस आपके पास में आ रहा है टू सेल द कार। फर्स्ट यू आर गोइंग टू देम टू सेल द कार, नाउ दे आर सेलिंग द कार्स व्हिच दे हैव। तो यू नो सब्जेक्टिव रहेगा हमेशा। नेक्स्ट एक और देखो खतरनाक, कंज्यूमर टू बिजनेस। अरे अपना पॉलिसी बाजार.com वगैरह नहीं है क्या, एग्रीगेटर्स है जहां बहुत सारे पॉलिसीज कार्ड्स का डिटेल्स दिया हुआ है। समझ रहे हो? तुम डिसाइड किया मेरे को आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, हालांकि देखो प्योर फॉर्म में C2B काम नहीं करता है। मतलब एक कस्टमर एक प्लेटफॉर्म के पास में गया, वहां पर उसने अलग अलग कंपनी से क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स देखे, फिर उसको समझ मेरे को अमेरिकन एक्सप्रेस चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात? मैं अमेरिकन एक्सप्रेस के पास जाकर कार्ड, वो बोला नहीं मैं नहीं दे सकता। फिर तू बोला नहीं मैं HDFC के पास जाएगा, बाय द वे HDFC को भी बैन किया था फॉर सर्टेन पीरियड रिसेंटली। इसका फायदा मिला आईसीआईसीआई बैंक को। लास्ट क्वार्टर के अंदर जो नंबर ऑफ कार्ड यूजर्स आईसीआईसीआई बैंक के बड़े हैं कंपैरेटिव टू देन HDFC, इसीलिए तुम नोटिस करोगे ना, देयर इज ऑलवेज अ बाय कॉल ऑन आईसीआईसीआई बैंक शेयर्स नाउअडेज एंड HDFC इज जस्ट स्लीपिंग। बट अगेन HDFC इज HDFC, डोंट क्वेश्चन देम, ऐसा नहीं है। बट बॉटम लाइन, तुम पहले डिसाइड किया मेरे को कार्ड चाहिए, अब तुम उस क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी को कांटेक्ट कर रहे हो कि मेरे को कार्ड चाहिए। समझ रहे हो क्या मेरा बात? वो इसके हिसाब से कंज्यूमर टू बिजनेस है। बट देन एक बार तुम ट्राई करके देखो, उसके बाद हर दिन तुम्हें कॉल आएगा, मेरे को आज भी रोज कॉल आता है, डियर कस्टमर यू आर एलिजिबल फॉर अ फ्री क्रेडिट कार्ड ऑन एन एनुअल बेसिस। चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है, हर कोई ट्राई कर रहा है यार, एवरीवन इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। और पता है सबसे आसान क्या है, जो ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसको दूसरा क्रेडिट कार्ड बेचना इजी है। और तेरे पास अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो HDFC ने बहुत मेहनत की तेरी क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट करने के लिए। अब तो मेरे लिए बस उसका नंबर होना चाहिए, उसको कांटेक्ट किया, खत्म, कन्वर्ट करने का पूरा का पूरा। आई विल प्रोवाइड देम बेटर बेनिफिट्स इन HDFC बैंक, बट मेरे लिए एक HDFC का कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है। तुमको एग्जांपल बोलता हूं, सुनो। अगर मेरे पास में आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट भी है, कोटक का अकाउंट भी है और HDFC का भी है, अज्यूम तीनों प्राइवेट बैंक्स, बिग प्राइवेट बैंक्स। अब तुमको नया करंट अकाउंट खोलने का है, अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस है कोविड के टाइम पे, तो आई वेंट टू अ ब्रांच मैनेजर, उसको पूछा तो बोला दूसरा प्राइवेट बैंक का अकाउंट है क्या तुम्हारे पास में? बोला है ना, एक काम करो मैं अकाउंट खोल के देगा, तुमको जो चाहिए तुम्हारा अकाउंट नंबर तुम डिसाइड करो, बस मेरे स्टार्टिंग के 2-3 नंबर आने चाहिए, उसके अलावा तुम्हारा अकाउंट नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर को अकाउंट नंबर बना दूंगा, जो चाहिए तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ को अकाउंट नंबर, बस एक चीज, मेरे को दूसरे प्राइवेट बैंक का चेक चाहिए। बेसिकली मेरे को ट्रैक रिकॉर्ड दिखाने का है कि मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर को कन्वर्ट किया। समझेगा तुमको मेरा बात? या मैंने कोटक वाले कस्टमर को कन्वर्ट किया, बिकॉज इनके वैल्यूएशंस एंड फ्यूचर ग्रोथ में देखा जाता है
कि एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर का कस्टमर कौन ब्रेक कर पा रहा है, एंड उनके लिए इंसेंटिव है वो ये और वो पता है ये भी पूछेगा 50,000 का चेक देगा, 5 लाख का देगा, 10 लाख का देगा, 50 लाख का देगा, उस सब से डिसाइड करूंगा तेरे को मैं और बेटर सर्विसेज मिलेगी। पैसा तेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, बस मेरे को उस अकाउंट से चेक दे, ये प्रूव करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग अकाउंट मेरे पास में आ रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो दीज आर बेसिक बिजनेस टैक्टिक्स जो आज की तारीख में रियल लाइफ में काम करती है। ठीक है, तो ये हम डेफिनेटली अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, यहां पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अभी गुड, थैंक यू गाइज।